तो कल अपन लोगों ने लिमिट का फंडामेंटल पढ़ लिया। अब अपन ये सीखेंगे कि लिमिट को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द इवेल्युएशन ऑफ लिमिट। तो इसके लिए जो भी अलग अलग मेथड्स हैं वन बाय वन अपन सबको सीखेंगे। उसमें सबसे पहले जैसे अपन ने फंक्शंस पढ़े थे वैसे ही अपन लिमिट्स को पढ़ रहे हैं। मतलब पहले अपन जो भी अलजेब्रिक लिमिट्स हैं उसको पहले सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में जो भी हमारे पास में ट्रांसकेंडल्स टाइप के फंक्शंस होंगे उनकी लिमिट कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अलजेब्राइक लिमिट की। ठीक है, मतलब जो भी हमारे पास में फंक्शंस होंगे उन फंक्शंस में क्या होंगे, सिर्फ अलजेब्राइक लिमिट्स, लाइक सिर्फ x अवेलेबल होगा और उसी को आपको यहाँ पे डील करना है। अब इसके लिए जो भी मेथड्स हैं उसको अपन वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड सिंपल सा क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास में मान लीजिए आपको इसको कैलकुलेट करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, या तो आपको इसको कैलकुलेट करना है या फिर मान लो आपको फंक्शन दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। इस तरह से आपको कोई भी फंक्शंस दे रखा है। अब आपको इस तरह से अगर कोई भी फंक्शंस दे रखा है उस कंडीशन पे बस आपको करना क्या है कि ये जो भी वैल्यू है आपकी एक्स टेंडिंग टू ए की ये फंक्शन में रख दो। मतलब आपने मान लीजिए पहले इसको सॉल्व करना है और आपने सॉल्व करके क्या चेक किया कि जो भी आपका फंक्शन एफ ए है अगर ये क्या आ रहा है, ये कोई एक फिक्स्ड रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, आप इसे कह सकते हो फिक्स्ड रियल नंबर, कोई भी फिक्स्ड रियल नंबर आ रहा है तो उस कंडीशन पे इस लिमिट का वैल्यू भी किसके बराबर आएगा, एफ ए के बराबर आएगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बोल चुका हूँ ना, जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बने तब तक हम कैलकुलेशन नहीं करते। अगर डिटर्मिनेट फॉर्म है तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो जाता है और ऐसे ही इसमें आपने सॉल्व करना है। तो इसमें सॉल्व करके बस ध्यान क्या रखना है कि जो डिनोमिनेटर वाला है वो जीरो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका डिनोमिनेटर वाला यहाँ पे जो जी ए, अगर आपने एक्स की जगह ए रखा और वो जीरो नहीं बना, इन दैट सिनेरियो जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, एफ ए अपॉन जी ए आएगा। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का सिंपल सा मतलब, कोई भी अगर आपको लिमिट फंक्शन के लिए दे रखी है और आप उसको सॉल्व कर रहे हो लेकिन उसको सॉल्व करने से कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही, इन दैट सिनेरियो दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, जैसे कि मानो जैसे आपको एक फंक्शन दिया गया है सिंपल सा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे देता हूँ। मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 और मान लीजिए आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x+1। मान लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए बोले तो आप इसको सॉल्व करोगे तो अब आप देखो, अब डायरेक्ट इस फंक्शन में मेरे लिए एफ एक्स क्या है, मेरे लिए ये एफ एक्स है, तो मैं यहाँ एफ एक्स में एक्स की जगह 1 डायरेक्ट रख देता हूँ। तो डायरेक्ट आप जैसे ही एक्स की जगह 1 रखोगे तो एग्जैक्टली F1 ही तो निकाल रहे हो और ये आपका फंक्शन है। तो जैसे आप 1 निकालोगे कितना आएगा, 1 + 2 + 1 यानी कितना है 4। तो 4 क्या है, एक फिक्स्ड रियल नंबर है। और अगर ये फिक्स्ड रियल नंबर है इन दैट सिनेरियो जो भी फंक्शनल वैल्यू आएगा वो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर आएगा। ठीक है, या फिर इसी का दूसरा पार्ट, मान लो आपको एक क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू, मान लो 1 पे आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको x+1 दे दिया, यहाँ पे आपको 2x+3 दे दिया। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप 1 रखिए। लाइक ये पूरा का पूरा आपने एफ एक्स मान रखा है, ये कंप्लीट, या ये एफ एक्स है या जी एक्स है जो भी आप बोल रहे हो। तो यहाँ से जैसे आपने यहाँ पे x की जगह 1 रखा, क्या आएगा 1 + 1 अपॉन 2 + 3 कितना है 2/5। तो ये 2/5 क्या है, एक फिक्स्ड फाइनाइट नंबर है। और अगर ये फिक्स्ड फाइनाइट नंबर है इन दैट सिनेरियो जो भी फंक्शनल वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, लिमिटिंग वैल्यू के बराबर आएगा। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट सिंपल से क्या समझ में आया आपको कि अगर आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन में हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो डायरेक्ट एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो फाइनाइट नंबर आ रहा है तो फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू आपके लिए क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेकंड, इसमें सेकंड मेथड आपके पास आता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड सिंपल से आपको क्या बोलेगा कि मान लो आपको इस तरह से कोई भी एक सिनेरियो दिया गया है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए
एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है। और जैसे ही आपने x की जगह a रखा, समझना इस चीज़ को, जैसे आपने x की जगह a रखा, ये जो फॉर्म है ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए, ये फॉर्म 0/0 में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपने x की जगह a रखा, ये फंक्शन आपका 0/0 में कन्वर्ट हो गया। देन अपन क्या बोलेंगे, देन हम ये बोलेंगे, देन x माइनस a इज फैक्टर ऑफ बोथ f and gx which is cancel out and evaluate the limit। यानी इन देखिए, इन सिंपल से कंसेप्ट को आप ऐसे समझो कि आपके पास यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स दे रखा है, आपने x की जगह a रखा, जैसे आपने x की जगह a रखा ये 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म में बन गया। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म में बना है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसे डिटरमिनेट फॉर्म में बनाना पड़ेगा। और अगर उसे डिटरमिनेट फॉर्म में बनाना पड़ेगा तो अब यहाँ पे ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये 0/0 अगर बना है तो ये किसी ना किसी एक फैक्टर की वजह से बने, और वो फैक्टर क्या है, वो फैक्टर x माइनस ए है। और वो x माइनस ए क्या है, अगर वो फैक्टर है तो एफ एक्स और जी एक्स दोनों में कॉमन होगा, ठीक है। अगर दोनों में ही कॉमन है तो उस कंडीशन में आप उसे कैंसिल कर दो और बची हुई वैल्यू को सॉल्व कर लो। दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। मतलब आपको वैल्यू रखना है, चेक करना है लिमिट आपका 0/0 बन रहा है, तो 0/0 बन रहा है उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे कि कहीं ना कहीं से एक फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है। चलो जैसे एग्जाम्पल करते हैं, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंडिंग टू, मान लीजिए आपको दिया गया है 2x² माइनस 4 एंड x माइनस 2। मान लीजिए ये आपके पास एक क्वेश्चन है सिंपल सा। अब इस क्वेश्चन में जैसे आप x इक्वल टू 2 रख रहे हो, आपको दिख रहा है कि ये क्या बन रहा है, ये 0/0 फॉर्म में बन रहा है। तो अगर ये 0/0 फॉर्म में बन रहा है तो ये क्या है, ये आपका a है, तो इसका मतलब x माइनस a जो है वो क्या है, वो ऊपर नीचे पक्का दोनों में कॉमन आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये चीज़ आपको कंफर्मली पता चलना चाहिए कि ये तो अब दोनों में कॉमन आएगा ही आएगा, और फिर बचा खुचा फैक्टर यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो कॉमन फैक्टर है इसको आप कैंसिल आउट कर दो। तो जैसे आपने कैंसिल आउट कर दिया, अब ये क्या बन गया, तो अब तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बन गया। अरे कोई भी लिमिट का क्वेश्चन हो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म में है, उसको हम डिटरमिनेंट में बनाएंगे और फाइनली लगाएंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही। तो जैसे आप x की जगह 2 रखोगे, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आपका 4 आ जाएगा। तो हमने फिर भी काम तो वही किया ना, ठीक है। और देखो, मान लीजिए आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस तरह का दिया गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1/3 एंड 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2/3। ये आपके पास एक क्वेश्चन है और आपको बोला है इसको सॉल्व करो। तो आप फिर से क्या करो, पहले ये चेक करो कि x की जगह 0 रखने से क्या ये 0/0 बन रहा है। तो जैसे आपने x की जगह 0 रखा, ये क्या हो रहा है, ये 0/0 फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है। तो अगर ये 0/0 फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसमें एक फैक्टर आएगा, ठीक है। अब वो फैक्टर यहाँ से थोड़ा डायरेक्ट आइडेंटिफाई करना दिक्कत करेगा क्योंकि यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 आ गया। अगर x टेंडिंग टू a होता तो एक अलग था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर तो आएगा लेकिन वो ढूंढना हमें पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको तो आप एक बार एज इट इज रख दो, दिस इज जस्ट लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब आप नीचे वाले के तरीके से सोचो, अगर आप नीचे वाले तरीके से सोचोगे तो ये क्या है, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, और इसको आप a स्क्वायर की तरह ट्रीट कर ही सकते हो। तो दिस इज व्हाट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और अगर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसका मतलब 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1/3 और 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1/3। आप ऐसा कर सकते हो। और ये क्या हुआ, ये फैक्टर था जो कॉमन आके कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, नीचे यहाँ x की जगह जैसे ही 0 रखोगे तो ये कितना बचेगा, एक्स एस टू पावर 0 इज़ 1, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से 1/2, ठीक है। जैसे और तो मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया इस तरह से, लिमिट x टेंडिंग टू 1 एंड दिस इज अ फंक्शन 2/1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस का 1, ठीक है। तो इसको अगर आप चेक करते हो, देखो
तो आपके पास फिलहाल ये जो क्वेश्चन है x टेंडिंग टू 1 वाला, इसको अगर आप अपने तरीके से डायरेक्ट चेक करोगे तो आप x की जगह 1 रखो। तो जैसे आप x की जगह 1 रखोगे तो ये आपको किस तरह से फील हो रहा है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। बट इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी टाइप का तो कुछ होता ही नहीं है। अगर इनडिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो हम तो बोलेंगे इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, फिर तो सॉल्व ही नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या है, अगर 0/0 नहीं बन रहा है तो पहले उसे सिंप्लीफाई करके 0/0 में बनाओ। जैसे ये है तो सबसे पहले अपन क्या सोचेंगे कि ये तो पहले तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ही नहीं, ये 2/1 - x² है, तो मैं यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा, अब अगर आप यहाँ x की जगह पे 1 रखोगे तो ये अब आपका इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगा। अब चीज़ें समझ आ रही हैं कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है तो अब अपन डायरेक्टली तो फैक्टर कॉमन ले नहीं सकते, पहला चीज़। दूसरा, मैंने कल आपको क्या बोला था कि कभी भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है तो आप लिमिट को दोनों से अलग अलग नहीं करोगे, आप उनको अगर सॉल्व कर रहे हो तो इनको साथ में रख के ही आपको सॉल्व करना है। तो इसका मतलब फिर क्या करें, फिर इसका एलसीएम ले लो और एलसीएम लेके इसको क्या करो, इसको साथ में सिंप्लीफाई करो। तो अगर आप साथ में सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम यहाँ से कितना आएगा, 1 - x²। तो यहाँ से तो 2 बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, 1 + x बचेगा, ये हमारे पास बचेगा। और इसको सॉल्व करोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 एंड दिस इज 1 - x। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो दिस इज 1 + x एंड दिस इज 1 - x। अब देखो, अब जैसे आपने x की जगह 1 रखा, अब तो बन गया 0/0 और इसका मतलब x - 1 फैक्टर आना चाहिए, तो बिल्कुल फैक्टर आ रहा है, कैंसिल आउट कर दो। और जैसे x की जगह 1 रखोगे आंसर में कितना आने वाला है, 1/2। तो क्या है कि थोड़ा सा इवेल्युएशन के वक्त आपको सोचना पड़ेगा। 0/0 अगर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा, नहीं है तो फिर उस कंडीशन में आपको उसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से कभी भी अगर आपको फैक्टराइजेशन करना है तो मे बी इट्स अ वेरी सिंपल फॉर यू। अब मान लो इसी में, अब देखो फैक्टर तो किसी में हो सकते हैं, मैंने अलजेब्रिक बोला है, लेकिन मान ली अगर कोई दूसरा फंक्शन आ जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में ये क्वेश्चन बन गया x टेंडिंग टू 1 x² + x log x, ई बेस में ही है, माइनस का log EX माइनस का 1 अपॉन x² माइनस का 1। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया, तो आपका सबसे पहला टारगेट क्या है, पहला टारगेट ये है कि डायरेक्ट पहले x की जगह 1 रखो, देखो क्या कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है। तो जैसे आपने x की जगह 1 रखना है, ये 0 बन जाएगा, ठीक है, ये भी 0 बन जाएगा, 1 - 1 0, तो ऊपर 0 भी बन रहा है और नीचे भी 0 बन रहा है। तो ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका 0/0 फॉर्म बन रहा है। और अगर ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, इसका मतलब x - 1 कहीं ना कहीं से कुछ कॉमन आएगा, तो आपको क्या करना है, पहले वो कॉमन निकालना है। तो देखो ये x² - 1 को आप एक जगह रख लो, ठीक है। उसके बाद में इसमें से अगर आप log EX कॉमन लोगे तो ये क्या आएगा, ये भी आपके पास x - 1 आएगा, और नीचे आपके पास में x² - 1 आ ही रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम ऊपर नीचे से x - 1 कॉमन ले लें। तो यहाँ से अगर आप x - 1 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x + 1 यहाँ से बचेगा और log EX यहाँ बचेगा, और अपॉन में दिस इज x + 1 एंड x - 1। तो ये आपका कॉमन फैक्टर है, इसको कैंसिल आउट कर दो। अब रखो x की जगह 1, तो जैसे आप x की जगह 1 रखोगे ये 0 बन जाएगा, ये 1 + 1 2 बन जाएगा, और नीचे भी 1 + 1 2 बन जाएगा। तो कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया, दिस इज 1, ठीक है। तो जब भी आप फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हो, दिस इज वेरी सिंपल, आपको बस क्या करना है, उसे फैक्टराइज करना होता है, ठीक है। थर्ड आपके पास आता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मेथड, अब देखो रेशनलाइजेशन की अगर आप बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ऐसा होगा कि जो भी आपके पास में फंक्शन बन रहा होगा, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, मान लीजिए मेरे पास जो भी ये फंक्शन बन रहा होगा f(x/gx) या f(x/gx) जो भी है, उसमें कहीं ना कहीं पे रूट इन्वॉल्व हो जाएगा। क्यों, रेशनलाइजेशन तो अपन तभी करते हैं, तो हम सिंपल सा क्या बोलेंगे कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और बोथ contain स्क्वायर रूट,
ठीक है, जो भी आपके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या दोनों में से कोई भी क्या करेगा, या तो कोई स्क्वायर रूट आएगा या कोई ना कोई भी आपका सर्ड का पार्ट आ जाएगा। और उसके बाद में क्या कर रहे हैं, एंड टेक 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो इस मेथड को अगर आपको लगाना है तो आपको एक चीज़ चेक करना पड़ेगा कि एक तो रूट आना चाहिए पहला चीज़, और रूट आ तो रहा है लेकिन रूट के साथ साथ वो जिस फॉर्म में बन रहा है वो कौन सा फॉर्म बन रहा है आपके पास में, वो 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बनना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है इन दैट सिनेरियो, हम उसे क्या कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे चलो कुछ क्वेश्चंस देख लो। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अब आप इसमें रखो, पहले तो सबसे पहला काम आपका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, उसको मत भूलना। जैसे आप x की जगह 0 रखोगे, ऊपर बचेगा 1 - 1, वो 0 बन जाएगा, नीचे आपका 0 बन ही रहा है। तो ये क्या बन रहा है, ये आपका 0/0 का फॉर्म बन रहा है, और वही हमें चाहिए यहाँ से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा न्यूमरेटर है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक दिस इज योर पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ये तो एज इट इज़ है। अब इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर के साइड में आपको a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहे हैं। तो यहाँ से इसको आप क्लब करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये तो एक जगह आ जाएगा। यहाँ पे आपका माइनस है और ब्रैकेट खोलोगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तो आपका यहाँ आ गया। और डिनोमिनेटर की साइड में आपके पास ये x है, तो इसके साथ में आपके पास क्या बचने वाला है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका यहाँ डिनोमिनेटर में बचने वाला है। अब देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया। तो अब ऊपर तो कहीं 0 बचा नहीं है, तो ऊपर तो आपका 1 आ जाएगा। और नीचे अगर आप x की जगह 0 रखोगे तो 0 प्लस 0 ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2। तो दैट इज योर फाइनल आंसर, दिस इज 1/2। तो रेशनलाइजेशन से क्या होगा कि जो भी आपका रूट वाला पार्ट है वो सिंप्लीफाई होके क्या बन जाएगा, वो सिंपल पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद तो आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आनी। और वो किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दे दिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 3 माइनस रूट 5 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट 5 माइनस एक्स। मान लीजिए ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप x की जगह 0 रखो, क्योंकि पहले तो इसे चेक करो कि क्या ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में बन रहा है। तो जैसे आपने x की जगह 0 रखा तो ये क्या बन रहा है आपके पास में, देखो अगर आप इसे रखोगे तो ऊपर क्या बन रहा है, 3 माइनस रूट 5, नीचे क्या बन रहा है, 1 माइनस रूट 5। एक वेट करो, ये फिर यहाँ पे 1 करो। अब ठीक है, क्योंकि नहीं तो ये आपका क्वेश्चन जो आएगा ये 0/0 फॉर्म में बनेगा ही नहीं, और 0/0 फॉर्म में नहीं बनेगा तो वो क्या होगा, आपका डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अरे जैसे मान लो मैं अगर यही क्वेश्चन अगर आपको देता हूँ, फॉर एग्जांपल सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ, अगर मैं यही क्वेश्चन अगर आपको देता हूँ तो अब पहला काम क्या है, x की जगह 0 रखो। तो जैसे आपने x की जगह 0 रखा, ये फॉर्म कैसा बन जाएगा, ये फॉर्म आपका ऐसा बन जाएगा, 3 माइनस का रूट 5 ऊपर आएगा, 1 माइनस का रूट 5 नीचे आएगा। तो ये तो इनडिटरमिनेट बना ही, तो यही इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यही तो हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मेथड है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं, जब तक इनडिटरमिनेट फॉर्म ना बने तब तक हम किसी तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं लगाएंगे, बन गया तो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसी में जैसे मैं अब आपको बताऊं कि मैं मान लो यहाँ 1 की बजाय 3 दे देता हूँ, लेकिन 3 से भी खैर 0 तो बनेगा नहीं। ठीक है, चलो एक बार इसको ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा लिख देता हूँ, मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू, मान लीजिए आपको दिया गया है -1, और यहाँ पे आपके पास आ गया 7 माइनस एक्स का क्यूब रूट माइनस का 2 अपॉन एक्स प्लस 1। मान लीजिए ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले वही काम,
आपका जो मेन टास्क है बस वो नहीं बदलना चाहिए कि आपको पहले क्या करना है, पहले इसको चेक करना है कि क्या ये डायरेक्ट डिटर्मिनेंट बन रहा है। तो आपने इसको जैसे ही चेक किया, आपने x की जगह -1 रखा, तो देखो क्या बन रहा है, ये 8 बन रहा है और 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, तो 2 - 2 ऊपर 0 बन रहा है और नीचे आपने जैसे x की जगह -1 रखा ये भी 0 बन रहा है। तो अब ये क्या बन गया, अब ये 0/0 के फॉर्म में बन गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। आपको क्या दिया है, लिमिट x टेंडिंग टू -1 और ये आपको दे ही रखा है, तो लिमिट x टेंडिंग टू -1 और ये आपके पास आ गया 7 - x का पावर 1/3 और -8 का पावर 1/3 अपॉन x + 1। तो अब अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। पर रेशनलाइजेशन करेंगे किससे, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो रेशनलाइजेशन किससे करेंगे, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था, अरे जो अभी हमने लिखा था उसके अकॉर्डिंग अगर अपन सोचें, जैसे मैं इस फॉर्मूले को अब ऐसे लिख रहा हूँ कि a - b को मैं ऐसे मान रहा हूँ, फॉर्मूला वैसे ही है लेकिन इसको सोच ऐसे रहे हैं अपन कि यहाँ पे अपने पास में क्या आ रहा है, a का पावर 1/3 का क्यूब आ रहा है और यहाँ से b का पावर 1/3 का क्यूब आ रहा है। तो अगर इसको ऐसे सोचेंगे तो ये क्या आएगा, a का पावर 1/3 माइनस b का पावर 1/3 और फिर यहाँ पे a रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 प्लस ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो उसमें हमें ये वाला टर्म यहाँ पे ऑलरेडी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये वाला टर्म मैं उसे और दे दूँ, क्योंकि अगर मैं ये टर्म इसे और दे दूंगा तो फिर यहाँ से देखो ये a - b बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब इससे मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इससे अगर मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म क्या है मेरे पास में 7 - x, ये a का काम कर रहा है तो इसका पावर 2/3, ठीक है। b कौन है 8, तो ये मेरे पास में 8 का पावर 2/3 प्लस ab, तो प्लस ab करोगे तो a कौन है आपके लिए, अरे यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे ना, तो a कौन आपके लिए यहाँ पे, ये अगर मेरा a है और इसको मैंने यहाँ पे b माना है, तो यानी यहाँ पे मेरा a - b की तरह ट्रीट हो रहा है ना, देखो यहाँ पे पहले, तो अगर यहाँ a - b की तरह ट्रीट कर रहे हो तो इसका मतलब आपने b किसको माना होगा, आपने b यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखो 2 को माना होगा। अरे एग्जैक्टली आप लिख क्या रहे हो, आप यहाँ पे 7 - x लिख रहे हो और यहाँ पे आप माइनस का 2 लिख रहे हो, ठीक है। मतलब इस पे अगर मैं पावर 1/3 और 3 भी लगाऊंगा तो बनेगा तो यही ना, तो अगर यही मेरे पास बनेगा तो इसका मतलब इसको सॉल्व करते वक्त अपन जो फैक्टर बनाएंगे वो फैक्टर क्या बनाएंगे, यही बनाएंगे। तो प्लस यहाँ से अपन क्या लिखने वाले हैं ab, तो ये 8 आ गया और ये मेरे पास में 7 - x आ गया, ठीक है। तो a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3 प्लस का ab, ये अपन ने यहाँ कर दिया, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इससे आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे आप इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, अब हमारे पास में ऊपर की साइड में पूरा ये फॉर्मूला दिख रहा है, देखो ये रहा, देखो अभी दिख रहा है पूरा का पूरा फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू -1, ये आपके पास आ जाएगा 7 - का x अपनी जगह और माइनस का 8 अपनी जगह, तो ये इसका पूरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और नीचे की साइड में जो बचा हुआ है वो लिख दो, तो ये तो x + 1 आएगा ही आएगा और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 7 - x रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 8 रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 8 के साथ में ये क्या जाएगा 7 - x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो अब x की जगह जैसे आप -1 रखोगे तो अब ऊपर -1 बच रहा है, ये बिल्कुल रख दो, ठीक है। अब ये वाला फैक्टर इस वाले फैक्टर को काट देगा, ये तो -1 है ही। अब यहाँ से सॉल्व करो, देखो तो अब x की जगह जब -1 रखोगे तो ये 8 का पावर 2/3 बनेगा, ठीक है। यानी 8 रेज़ टू पावर यहाँ पे आप 2/3 कर रहे हो तो वो 4 होता है, तो यहाँ से आपके पास 4 आ जाएगा प्लस यहाँ से आपके पास कितना आएगा, यहाँ से भी 4 आएगा प्लस, और यहाँ से जब आप रखोगे तो 8 × 8 बनेगा ना, अरे ये 8 बनेगा और ये 8 × 8 बनेगा, तो दिस इज -1 अपॉन ये कितना आएगा 64 प्लस 8, तो कितना आ जाएगा 72। दिस इज योर आंसर। होप सो क्लियर। अब तो बताओ कोई डाउट है, क्या कह रहे हो, अरे ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है ये इस तरह से बनाया है कि आपने यहाँ पे लिखना है a - का b, और a - b को अपन लिख कैसे रहे हैं, a रेज़ टू पावर 1/3 माइनस b रेज़ टू पावर 1/3 एंड देन a रेज़ टू पावर 2/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 प्लस ab,
ये अपन टर्म लिख रहे हैं। तो इसमें मेरे पास में ये वाला जो टर्म है, ये वाला तो मुझे ऑलरेडी पता है कि a का पावर 1/3 माइनस b का पावर 1/3, ये तो मेरे पास है। अब मुझे ये बनाना है, तो ये क्या है, a का पावर 2/3 प्लस b का पावर 2/3 प्लस ab। तो यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, ठीक है। तो ये मेरे पास a आ गया, ये b आ गया और प्लस का ये a इंटू बी आ गया। तो इस वाली टर्म से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन दोनों को क्लब करके मैं a माइनस बी लिख सकता हूँ। तो इन दोनों को मैंने a माइनस बी लिख दिया और नीचे जैसा टर्म था वो एज इट इज लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा क्या हुआ, रेशनलाइजेशन। अगर आपको रेशनलाइजेशन करना है तो देखो अब ये तो अब आपको चेक करना पड़ेगा ना कि कितने तरीके से और कैसे आप रेशनलाइज करोगे। अब ये रूट जैसे स्क्वायर रूट आता है तब तो डायरेक्ट ही अपन कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन अगर क्यूब रूट आ गया तो थोड़ा सोचना पड़ता है। तो एक क्यूब रूट का क्वेश्चन था, इसलिए आपको इतना सोचना पड़े, ठीक है। इसी का लिखिए फोर्थ वे। फोर्थ वे लिखिए स्टैंडर्ड लिमिट्स। देखो अगर आप स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर रहे हो तो स्टैंडर्ड लिमिट का आपके पास में सिंपल सा फॉर्मूले होने चाहिए, बस वो आपको पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड लिमिट के कौन से अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का फॉर्मूला तो अपने को अच्छे से आता है ही। लाइक अगर मैं आपको लिखता हूँ कि 1 प्लस एक्स टू पावर एन का एक्सपेंशन बताओ, जहाँ पे एन कुछ भी हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे 1 प्लस एन एक्स प्लस का एन एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल देन एक्स स्क्वायर एंड देन सो ऑन, यही चलता है। तो इसको अपन डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज करके हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले बना सकते हैं। तो उसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो हैं, जो आपके सबसे ज़्यादा काम आता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो उसमें सबसे पहले जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स इज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। इसको जब भी आप सॉल्व करोगे तो ये रिजल्ट होता है एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस 1। तो इसे एज ए रिजल्ट एक बार याद रख लो, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। कि यहाँ पे x का पावर n माइनस ए का पावर n अपॉन x माइनस ए अगर आपके पास में है तो दिस इज समथिंग n इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1। अब ये कहाँ से बना, तो आप इसे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हो। कैसे, देखो बताता हूँ। देखो इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। आपके पास क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू a एक्स रेज टू पावर n माइनस ए रेज टू पावर n अपॉन एक्स माइनस ए। ये तो हमारे पास लिखा हुआ पड़ा है। अब इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें डायरेक्टली तो मेरा फॉर्मूला लग नहीं रहा है, तो अपन क्या करते हैं, इस लिमिट को चेंज करके और जीरो में बना लेते हैं, s टेंडिंग टू जीरो। और जीरो में जब आप बनाते हो तो जब कॉमन लिमिट होता है तो प्लस माइनस दोनों ही चलेगा, जो आपकी मर्जी है। अभी मैंने प्लस लिखा है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, a प्लस एच। तो यहाँ पे आपके पास में a प्लस एच रेज टू पावर माइनस एन और a रेज टू पावर n, और x की जगह यहाँ पे भी आप क्या रख दो, a प्लस एच। तो यहाँ पे आपने x की जगह पे क्या रख दिया, a प्लस एच रख दिया। अरे फाइनली आपका x इक्वल टू ए ही तो जा रहा है। अगर x टेंडिंग टू a जा रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ पे x है वहाँ पे a प्लस एच रख दो और h को स्मॉल कर दो। तो जैसे ही अगर आपने h को जीरो बनाया है फिर भी x टेंडिंग टू a ही जा रहा है ना, लिमिट थोड़ी बदला आपका। तो यहाँ से a से a तो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से अब आप क्या कर सकते हो, a को बाहर ले लो। तो जैसे आप बाहर लोगे यहाँ से a रेज टू पावर n और दिस इज 1 प्लस एच बाई ए रेज टू पावर n, और ये पूरा ही मैं बाहर लूंगा तो ये ऐसा बचेगा -1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या बच गया आपके पास में h, और इस पे आपका लिमिट लगा हुआ है s टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब इसमें देखो अगर इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो इस पे अपन क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a रेज टू पावर n, तो यहाँ पे है ही है। यहाँ पे मैं इसे क्या लिखूंगा, 1 प्लस एन एच, ऑब्वियसली एन एक्स, तो 1 प्लस एन एच बाई ए। आगे अगर मैं h का टर्म लूंगा भी तो भी h टेंडिंग टू 0 वो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो आगे की टर्म लेने की आवश्यकता है नहीं, बस इतना लिख लो, ये लो। तो इसमें देखो इस 1 से तो ये 1 चला गया और h से h चला गया, और आगे का जितना भी टर्म था वो सारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ आपके पास में n बाई ए, और n बाई ए को अगर आप सॉल्व करके लिखोगे तो n इंटू ए रेज टू पावर n माइनस 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली याद रख लीजिए कि जब आपके सामने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की बात होगी तो उस स्टैंडर्ड रिजल्ट में ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है
कि एक्स रेस टू पावर एन माइनस ए रेस टू पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए का वैल्यू जो आता है वो एन इंटू ए रेस टू पावर एन माइनस वन आता है। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है, फिर आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आने वाली। तो देखो अब जैसे इसी पे अगर अपन कुछ दो चार छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, मान लो आपको दिया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 और यहाँ पे आपको दिया है मान लो एक्स रेस टू पावर 6 माइनस का 64 अपॉन एक्स माइनस 2। बोला इसका वैल्यू निकालो, तो इसको देखते ही आपको समझ नहीं आ रहा क्या है। अरे इसने अगर अपन देखेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू, जैसे इसको सॉल्व कर ही देता हूँ मैं, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, दिस इज एक्स रेस टू पावर 6 माइनस 2 रेस टू पावर 6 अपॉन एक्स माइनस 2। तो हमारे लिए तो फॉर्मूला बन गया कि x की पावर n माइनस ए का पावर n अपॉन एक्स माइनस है। तो यहाँ पे n कितना है 6, तो यहाँ पे तो n लिख देना है और a कितना है 2, यहाँ पे 2 लिख देना है और यहाँ पे 6 माइनस 1। तो दिस इज 6 इंटू 2 रेस टू पावर 5, दिस इज योर कंप्लीट आंसर। मतलब इस तरह के अगर क्वेश्चंस आपके पास हैं तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको डायरेक्ट दिख ही रहे। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है सीधे क्वेश्चंस नहीं होते, बनाने भी पड़ते हैं। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को आपको इस तरह से दे दिया, लिमिट ये आपको एक्सटेंडिंग टू 2 ही दिया गया है और यहाँ पे आपको दे दिया x का पावर मान लीजिए 6 के साथ में 64 दे दिया और x की पावर 4 के साथ में, या चलो 5 के साथ कर लेते हैं, चलो x की पावर 5 के साथ में आपको 32 दे दिया। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हमें हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली तो हमारा फॉर्मूला लगेगा नहीं, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 तो है ही। अब अगर x की पावर 6 माइनस 64 को यहाँ पे अगर x माइनस 2 बन जाए, मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x माइनस 2 ले लेते हैं। दूसरा, अब इसी को मैं ऐसे सोचूं कि ये मेरा 1 अपॉन में कितना है x की पावर 5 माइनस का 32, तो इसको भी मैं अगर एक x माइनस दे दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं x माइनस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं और लिमिट तो ऊपर नीचे स्प्लिट होती है, वो प्रॉपर्टी अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। यानी इसमें अब क्या होगा, इसमें लिमिट x टेंडिंग टू 2 x रेस टू पावर 6 के साथ में ये 2 का पावर 6 अपॉन x माइनस 2 हो जाएगा और अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू 2 ये x रेस टू पावर 5 माइनस 2 रेस टू पावर 5 के साथ में आपका x माइनस 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 इंटू 2 रेस टू पावर 5 और ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 रेस टू पावर 4। तो ये कितना बचेगा, यहाँ से ऊपर 2 यानी दिस इज 12/5, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन अगर आपको सीधा भी करने के लिए बोले तो बस ठीक है, आपको क्या होना चाहिए, आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद होना चाहिए। अगर डायरेक्ट रिजल्ट याद है फिर क्या नहीं आती, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अब जैसे और कर लेते हैं इसके एक क्वेश्चन। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है लिमिट x टेंडिंग टू 1 तो आपको दिया ही गया है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दे दिया, मान लो x प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे आपको दे दिया x की पावर 10 तक और यहाँ पे माइनस 10 और अपॉन में आपको दे दिया x माइनस का 1। ये आपको सॉल्व करना। ठीक है, तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो अब आप बिल्कुल प्रिसाइजली अगर इस क्वेश्चन को सोचोगे तो आपको सीधा सीधा देखो कैसे समझ में आएगा क्वेश्चन। वो तो देखो x की जगह 1 रखने से 0/0 तो बनना चाहिए, अगर नहीं बन रहा है तो मतलब इंडिटरमिनेट बनना चाहिए, नहीं बन रहा है तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो इसको अपन कैसे सोचेंगे कि ये लिमिट x टेंडिंग टू 1 है। अब ये मेरे पास में कितनी टर्म है, ये tan टर्म है, तो इसका लिमिट 10 दे रखा है, तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, x माइनस 1 के साथ में एक x माइनस 1 आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ में फिर एक x माइनस 1 आ जाएगा, फिर x क्यूब माइनस 1 के साथ फिर एक x माइनस 1 आ जाएगा। ऐसा करते करते यहाँ पे आपके पास में x के पावर 10 माइनस 1 के साथ फिर यहाँ x माइनस 1 आ जाएगा। ऐसा अपन लिख सकते हैं। अब अपन क्या करते हैं, सब पे लिमिट लगा देते हैं। तो सब पे लिमिट लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आना है, रिजल्ट तो n ही आना है क्योंकि a का वैल्यू तो 1 है यहाँ पे। तो इसका मतलब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो पहले वाले से 1 आएगा, दूसरे वाले से यहाँ से 2 आएगा, तीसरे वाले से 3 आएगा, ऐसा करते करते लास्ट तक कितना आएगा 10 आएगा। और 1 से 10 तक का डायरेक्ट अगर आप सम करते हो तो वो कितना आता है आपके पास में डायरेक्टली 55। तो दैट इज योर आंसर। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, ये चीज़ें समझ आ रही है। मतलब इस तरह के अगर फॉर्म्स के क्वेश्चन बनते हैं तो चीज़ों को सोचना पड़ता है। जैसे इसी का एक और क्वेश्चन,
मान लो आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब इसी पावर को ऐसे ना करके वो ऐसे दे रहा है, मान लीजिए x का पावर 1/2, x रेज टू पावर 1/4, x रेज टू पावर 1/8, x रेज टू पावर 1/16, ठीक है, और मान लीजिए x रेज टू पावर 1/32। ये आपको दे दिया, कितनी टर्म दी है, 5 टर्म दी है, तो यहाँ पे -5 दे देगा और यहाँ पे अपॉन में x-1 दे देगा। मान लो बोला इसी को सॉल्व करो, ठीक है, तो हमारे लिए तो अब भी ये क्वेश्चन वैसा ही है। हमारे लिए जो x दिए गए हो 5 टर्म्स दिए गए उसके साथ में -5 दे दिया, तो फिर से हम क्या बोलेंगे कि इसको फिर से क्लब करके वैसा ही बना लो। तो x की पावर 1/2 के साथ में -1, ये यहाँ अलग आ जाएगा, ठीक है। उसके पास में x का पावर 1/4 -1 के साथ में ये x-1 अलग, x की पावर 1/8 -1 के साथ में ये x-1, x रेज टू पावर 1/16 -1 के साथ में ये x-1 और x का पावर 1/32 -1 के साथ में ये फिर से x-1। तो फिर से देखो लिमिट तो आपका 1 को ही टेंडिंग है, तो जो भी पावर है वही आंसर में आना है। तो दिस इज 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड 1/32। अब इसे ऐड कर लीजिएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब कभी भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये तरीका समझ आना चाहिए कि कभी भी अगर आप ये स्टैंडर्ड लिमिट लगा रहे हो तो इस स्टैंडर्ड लिमिट में जो फॉर्मूला आपका अप्लाई हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। अगर वो आपको तरीका समझ में आ गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो होप सो कर लोगे, अब तो कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन को देखते अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेशन हमारे पास होनी है, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना ही रखना है। उसके बाद में अगला आपके पास मेथड आता है अलजेब्रिक लिमिट के लिए, वो आता है इन लिमिट ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। लिमिट ऑफ इन्फिनिटी, अगर आपको इन्फिनिटी का लिमिट सॉल्व करना है, देखो अभी तक हमारा लिमिट जो था वो क्या था, वो एक फाइनाइट नंबर था, तो फाइनाइट नंबर में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आया। लेकिन अगर हमें इन्फिनिटी का लिमिट सॉल्व करना है तो अब उसमें देखो क्या छोटा छोटा आपको ध्यान रखना है। तो पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो तो पहले कुछ खास बातें सुनो। देखो अगर आप इन्फिनिटी का लिमिट सॉल्व करना चाह रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर एक सिंपल सा थॉट आपको बता रहा हूँ, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी है और मुझे ए रेज टू पावर एक्स निकालना है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। एम कुछ भी हो सकता है 2, 3, 4, 5 व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ ए, आपको बस x का वैल्यू इन्फिनिटी करना है, ठीक है। तो उस कंडीशन पे इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे पहले ये बताओ a का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे जो भी आपका a का वैल्यू होगा वो कैसे कैसे होगा, या तो आपका a का वैल्यू जो ये तो आपको भी पता है कि a हमेशा क्या आता है 0 से बड़ा आता है, नेगेटिव तो वैसे भी नहीं होगा। तो या तो आपका a का वैल्यू क्या आएगा 0 से 1 आएगा, या आपका a का वैल्यू 1 आएगा, या आपका a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। तो यहाँ पे 3 तरह के कंसर्न आपके पास बनेंगे। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि आपने a का वैल्यू 0 से 1 के बीच रखा। मान लो इसी में मैं ऐसा सॉल्व कर रहा हूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2 रेज टू पावर x, ठीक है। तो 1/2 रेज टू पावर x को आप इन्फाइनाइट टाइम सॉल्व कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 अप टू इन्फाइनाइट टाइम तक जा रहे हो। तो देखो हो क्या रहा है, जैसे जैसे आप इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो नंबर छोटा होता जा रहा है, और छोटा होते 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 किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब जब आपका x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तभी रिजल्ट किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे भले ही इन्फिनिटी हो लेकिन अगर a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो रिजल्ट आपका क्या आता है 0 आता है। और a का वैल्यू 1 है तो ये तो हमें भी पता है 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी कितना होता है, अरे 1 का तो कुछ भी पावर करो 1 ही आएगा ना, ठीक है। ये 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी वाला इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, वो अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये तो अभी डायरेक्ट मैंने वैल्यू रखी है। और थर्ड अगर आपका a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो, अब 1 से बड़ा कुछ भी हो, लाइक अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 रेज़ टू पावर x, तो अब 2 को इन्फाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते कितना बन जाएगा, ये आपका इन्फिनिटी बन जाएगा। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मतलब कभी भी अगर आप यूज कर रहे हो तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए,
पहले तो, कि कभी भी अगर आप ए रेज टू पावर एक्स को अगर रिजॉल्व कर रहे हो तो उसमें आप कैसे पता करोगे कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। तो सिंपल सा वैल्यू है कि अगर ए का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो 0 आएगा, नहीं तो इन्फिनिटी आएगा। और ये 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी अगर बन रहा है तो फिलहाल तो ये मैं इसको बनाऊंगा नहीं, इसको अपन लास्ट में ही पढ़ेंगे 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म में, बस अभी तो ये ध्यान रख लो, ठीक है। सेकेंड थॉट, बस ये जस्ट फंडामेंटल थॉट आपको पता होना चाहिए। देखो जब भी अपन बात करते हैं रिजल्ट्स की बात करते हैं तो आपका LHL और RHL अपने आप में यहाँ पे मायने रखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब मान लो मैं अभी तक मैं बोलता था बताओ 1/0 कितना होता है, तो आप बोलते थे कि सर 1/0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी तो ठीक है, बट कौन सा वाला इन्फिनिटी, क्योंकि जब आप लिमिट सॉल्व कर रहे हो तो अब लिमिट में आपको ये भी पता चल गया है कि यहाँ इन्फिनिटी का मतलब भी दो तरह के इन्फिनिटी होते हैं, वो प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है और माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो आप कौन से वाले की बात कर रहे हो, तो उसमें ये फर्क पड़ता है कि आपका जीरो किधर है, ठीक है। तो अगर आपने ये बोला कि जीरो हमने किससे लिया है, राइट हैंड साइड से लिया है, तो राइट हैंड साइड से जीरो लिया है, इसका मतलब जीरो प्लस लिया है। तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि अब आप जो वैल्यू ले रहे हो जीरो की वो प्लस से ले रहे हो या फिर माइनस से ले रहे हो। तो अगर आप जीरो प्लस से लेने का मतलब आप राइट हैंड साइड से जीरो की तरफ मूव कर रहे हो, सिंपल सा है ना, लिमिट ही तो है। अगर यहाँ जीरो तो आप इधर से आ रहे हो या इधर से आ रहे हो, तो अगर आप राइट हैंड साइड से आ रहे हो इसका मतलब प्लस साइड से आ रहे हो, तो प्लस साइड से आ रहे हो इसका मतलब ये रिजल्ट जो बनेगा ये प्लस का इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है। और इसी में अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैं किधर से आ रहा हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा हूँ तो नेगेटिव साइड से आ रहा हूँ, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका माइनस इन्फिनिटी बनेगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप 1/0 टाइप की चीज़ों को सॉल्व करते हो, तो अभी तक तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, हम बोलते थे कि 1/0 क्या होता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है। लेकिन अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कौन सा वाला इन्फिनिटी, प्लस वाला या माइनस वाला, और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अगर इतना पता है तो चलो, अब अगर इन्फिनिटी की लिमिट आपको दे रखी है तो उसको अपन कैसे रिजोल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अब देखो कोई भी इन्फिनिटी का लिमिट अगर आपको दे रखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल थॉट तो आपका यही होना चाहिए कि वो सीधा सीधा सॉल्व हो जाए। अगर सीधा सीधा नहीं हो रहा तो अब देखो उसमें क्या चीज़ें आएंगी, तो चलो ये भी मैं आपको डायरेक्ट रूल बता देता हूँ। चलो एक थर्ड रूल भी और आप पढ़ ही लो। मान लो आपको लिमिट दिया गया है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ये आपको दिया गया है fx/gx, इस तरह से दिया गया है। जहाँ पे मैं मान क्या रहा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ वेयर fx is a polynomial of degree m and gx is a polynomial of degree n। ऐसा मैंने मानना है, मतलब अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप अपने नॉलेज के लिए आप इसे ऐसे समझ लो कि मैं फिलहाल इसे ऐसा लिख रहा हूँ कि मेरे पास में ये a मान लीजिए स्टार्ट हुआ a नॉट से, और यहाँ पे जो x आ रहा है वो उसका पावर m है, तो ये मेरा इस तरह का एक पॉलिनोमियल चल रहा है, इस तरह से मेरा ये पॉलिनोमियल चल रहा है, ठीक है, कहीं पे भी किसी भी कांस्टेंट तक। और डिनोमिनेटर में मान लीजिए इसको मैं अगर b0 मानता हूँ तो ये n डिग्री का है, तो ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ इन्फिनिटी की लिमिट पे। तो इसको अगर आप कभी भी इन्फिनिटी की लिमिट पे सॉल्व करना चाह रहे हो तो अब आपको क्या देखना पड़ेगा, अब आपको m और n के बारे में देखना पड़ेगा कि आपके m और n क्या हैं और कैसे। तो यहाँ पे आपके पास में तीन तरह के अलग अलग केसेस बनते हैं। तो सबसे पहला केस क्या बनेगा, अगर आपके पास में जो भी m का वैल्यू आ रहा है वो ग्रेटर देन n आ रहा है, मतलब जो न्यूमरेटर का डिग्री है वो डिनोमिनेटर के डिग्री से ज़्यादा है। तो अगर ऐसा कुछ कभी भी हो रहा है तो उस कंडीशन पे जब आप इसको सॉल्व करोगे लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी fx/gx को, तो इन दैट सिनेरियो योर रिजल्ट इज ऑलवेज इन्फिनिटी, हमेशा इन्फिनिटी आएगा, कोई इधर का किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है आपके पास में कि अब आपके पास में m का जो वैल्यू आ रहा है वो लेस देन n आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपका m का वैल्यू लेस देन n आ रहा हो, फिर अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो उस कंडीशन में ये जो रिजल्ट आता है ये हमेशा कितना आता है, ये हमेशा 0 आता है,
ये फिक्स है, ये अब आपको याद रखना है कि जब भी आप इन्फिनिटी की लिमिट को सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चंस भी मैं करवा दूंगा, और इसी में अगर ऐसा आ गया कि अब आपका m का वैल्यू n के बराबर आ गया, तो उस कंडीशन में इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो ऊपर वाले इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो आपका डायरेक्ट रिजल्ट आएगा a नॉट अपॉन b नॉट। ठीक है, अगर आपका ये वाला पावर अगर बराबर हो जाता है तो बाकी सबको छोड़ दो, ये जो भी हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट होते हैं वो इसका आंसर्स बनते हैं। तो ये 3 केसेस आपको याद रखने हैं। अब इसमें ऐसा क्यों हुआ, तो वो चलो मैं आपको क्वेश्चन से ही समझा देता हूँ, देखो समझो। चलो जैसे अपन यहीं से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपकी क्लैरिटी अच्छी बने। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और मैंने यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया x क्यूब प्लस का 2x प्लस 1 और x का पावर 2 प्लस का 3x प्लस 2। मान लीजिए इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते अब तो आपको देखते ही आंसर बताना है, फिर भी मैं आपको लॉजिक दे देता हूँ ऐसा हुआ क्यों। देखो अब आप यहाँ करते क्या हो, जब भी ऐसी लिमिट्स को सॉल्व करते हो तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी x का हाईएस्ट पावर है उसे कॉमन लेते हो। तो फिलहाल आप यहाँ से क्या लोगे, एक्स क्यूब बाहर लोगे। तो जैसे आप एक्स क्यूब बाहर लोगे तो ये 1 प्लस का 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बनेगा। यहाँ से क्या बाहर लोगे, एक्स स्क्वायर। तो जैसे आपने यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर लिया, दिस इज 1 प्लस का 3 बाई एक्स प्लस का 2 बाई एक्स स्क्वायर, ये यहाँ बनेगा। अब देखो होगा क्या, जैसे आप लिमिट इन्फिनिटी रखोगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ये तो 0 बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ देखो, जब आप इसकी बात करते हो तो एक पावर तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन x तो अभी भी बच गया। तो x अगर अभी भी बच गया, इसका मतलब x का वैल्यू तो इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट इन्फिनिटी होता है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि अगर m का वैल्यू n से ज़्यादा है, देखो ये कंडीशन, अगर आपका m का वैल्यू ग्रेटर देन n होगा तो आपका रिजल्ट डायरेक्ट इन्फिनिटी होगा, आपको सोचना ही नहीं है, आप तो देखो और सीधा आंसर टिक करो। ठीक है, और ऐसे ही अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और मैं इसको रिवर्ट मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1 और x का पावर 3 प्लस का 6x प्लस का 7। अभी फिर से इसको सोचो, तो अगर आप फिर से प्रोसीजर सेम है जो आपने ऊपर किया है कि आपको हमेशा क्या करना होता है, जो भी x का हाईएस्ट पावर उसे कॉमन लेना होता है। तो आपने फिर से एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, तो ये आपके पास यहाँ बन गया। यहाँ से आपने एक्स क्यूब को कॉमन लिया, तो ये आपके पास में यहाँ बन गया। अब देखो ये सारी की सारी टर्म 0 बन जाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ एक्स स्क्वायर से एक एक्स कैंसिल भी हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपके पास में 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, वो तो 0 होता है। ठीक है, इसीलिए अगर m का वैल्यू n से छोटा होता है तो उस कंडीशन में आपका आंसर हमेशा कितना आता है, 0 आता है। और अगर थर्ड क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा बन गया, मान लीजिए ये वाला आप क्वेश्चन बन गया, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब आप देखोगे तो आपको साफ साफ ही दिख रहा है कि दोनों के कोफिशिएंट क्या है, जो डिग्री है वो सेम है। तो यहाँ पे अगर आप एक्स क्यूब को कॉमन लोगे तो 1 माइनस का 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और यहाँ पे अगर आप एक्स क्यूब को कॉमन लोगे तो दिस इज 5 प्लस का 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 7 अपॉन एक्स क्यूब, ऐसा बनेगा। तो देखो अब क्या हुआ, ये वाला टर्म तो गया, साथ में ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, तो बचा क्या, सोचो 1/5 ही तो बचा। तो ये 1/5 मैंने आपको डायरेक्ट क्या बता दिया कि अब टाइम वेस्ट मत करो, आप तो ये देखो कि जो भी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ऊपर है और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट नीचे है उनका डायरेक्ट रेशियो लिख दो, विदाउट वेस्टिंग द टाइम आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी का अगर लिमिट आपको दे रखा है उन दैट सिनेरियो, आप इस वाले कॉन्सेप्ट को सीधा सीधा लगा सकते हो। ठीक है, चलो ये तो हो गया एक अलजेब्रिक टाइप का। अब इसी में कुछ और ट्विस्ट लेके आते हैं। जैसे मान लो अब आपको क्वेश्चन दिया गया है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपको दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, और यहाँ पे आपको दे दिया मान लीजिए 5x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1, और मान लीजिए इसकी पावर में जो आपको दे दिया है वो दे दिया आपको 5x स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन मान लो x, ये दे दिया। अब आपको बोला है कि बताओ इस लिमिट को सॉल्व करके क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत ही भयानक सा,
कितना भी भयानक हो, आप बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से सोचो। तो अगर आप बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से सोचोगे तो अपन ने ये भी पढ़ रखा है कि ये अगर एफ एक्स है, इसकी पावर में जी एक्स है, तो लिमिट तो कहीं पे भी ले जाओ आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये तो अलजेब्रिक फंक्शन है जो हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप पहले पावर को एक बार के लिए भूल जाओ, आप सिर्फ इस पे सोचो कि अगर मैं इसमें x की जगह इन्फिनिटी रखूंगा तो क्या आएगा। तो अभी भी मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि दोनों बराबर है, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 1/5 आएगा। बताओ आएगा ही नहीं आएगा? ये तो सीधा सीधा आएगा, अभी अपन ने देख लिया। और अगर आप पावर की तरफ मूव ऑन करते हो तो ये क्या है, ये मेरा इन्फिनिटी आएगा। बताओ यहाँ तक भी कोई दिक्कत? यानी अगर मैं x की जगह इन्फिनिटी इस पहले इस बेस वाले नंबर में रखूंगा तो यहाँ से डायरेक्ट मेरा आंसर 1/5 आ जाएगा, और यहाँ पे रखूंगा तो ऊपर वाले का पावर ज़्यादा है, नीचे वाले का कम है, इन्फिनिटी आ जाएगा। अब 1/5 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी होता क्या है बताओ? तो ये जीरो नहीं होता। अरे अभी तो बताया आपको। अरे इन्फिनिटी की लिमिट को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको जो रिजल्ट्स बताए हैं उसमें ये रिजल्ट ये भी तो बताया कि अब आपका a का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है और उस कंडीशन में अगर इसका पावर इन्फिनिटी है तो हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं कि लाइक अगर ये क्वेश्चन आ भी गया है तो इसको देख के घबराना नहीं है। बिल्कुल प्रिसाइजली इस क्वेश्चन को देखते हुए आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है और उसका पावर इन्फिनिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ना, वो 0 ही आएगा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए कैसा देता है अब वो उसकी मर्जी है। फिलहाल आपको ये एक पैटर्न तो समझ में आना जरूरी था कि a का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, लाइक और देखो, मान लीजिए आपको दिया गया है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 4n प्लस 5n रेज टू पावर 1/n। मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया और ये आपको सॉल्व करना है। तो देखो इसको सॉल्व करने में अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगेन जो कॉन्सेप्ट है उसको कॉन्सेप्ट के तरीके से सोचो। और कॉन्सेप्ट के तरीके से कैसे सोचो कि अगर हमें a का पावर इन्फिनिटी सॉल्व करना है और आंसर 0 लेके आना है तो a का वैल्यू तो क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच होना चाहिए, तभी तो सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये दो टर्म यहाँ पे, इसमें से एक टर्म को मैं बाहर ले लूँ तो कौन सी वाली लूँगा, जो बड़ी वाली है, ताकि मेरे पास अंदर की तरफ जो रिजल्ट बने वो 0 से 1 के बीच बने। तो यहाँ से बड़ा कौन है 5, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से 5 का पावर n बाहर लोगे तो 5 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस 4/5 रेज टू पावर n, और उसकी पावर में कितना बचेगा, उसकी पावर में आपके पास बचेगा 1/n, यही बचेगा। अरे इसमें कोई डाउट है? अब सोचो कैसे सोचो, 4/5 क्या है, 0 से 1 के बीच में, और 0 से 1 के बीच के पावर आपको n का वैल्यू दिया इन्फिनिटी है, तो ये मेरे पास 0 से 1 के बीच का नंबर पावर इन्फिनिटी है, तो ये कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और अगर ये 0 बन जाएगा तो दिस इज 1 प्लस 0, यानी ये पूरा ब्रैकेट 1 बन जाएगा। और 1 की पावर में क्या है, अरे 1 की पावर में 1/इन्फिनिटी यानी 0 है, तो यानी यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे 1 रेज़ टू पावर 0 बनेगा जो कि 1 होता है, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा इसका, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको समझने में किसी को दिक्कत विक्कत परेशानी हो तो बताओ, समझ में आया ना ये क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन को अपन ने इतना इजीली कैसे सॉल्व कर दिया। चलो और करते हैं। अब देखो ये भी कुछ कॉमन क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, तो ये एक क्वेश्चन तो मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि लेट द सीक्वेंस bn of real numbers satisfies the relation bn plus 1 is equal to 1/3 twice of bn plus 125 upon bn square, where bn is not equal to 0, then find limit n tending to infinity bn। that is your question। तो इस तरह के कभी कभार क्या आए हुए भी एग्जाम में कि आपको एक सीक्वेंस के नाम पे एक क्वेश्चन दे देगा। ये क्या होता है, ये सीक्वेंस को लिखने का तरीका होता है मैथमेटिक्स में, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर bn लिख दिया जाता है। ठीक है, तो अब आपको इसको सॉल्व करना है,
और सॉल्व करके कुछ ना कुछ रिजल्ट बताना है। तो देखो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, पहले उसको सोचो। ये मेरे पास में मेरे को bn की वैल्यू सॉल्व करनी है, और bn क्या है, bn मेरा एक सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस क्या कर रहा है, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी लिमिट आपको दे रखा है इस सीक्वेंस पे, उसको मान लो, कोई भी नंबर मान लो आपने मान लिया वो k, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सॉल्व करूंगा तो कोई ना कोई एक नंबर निकल के आने वाला है लिमिट से, उस पर तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हमने k मान लिया। ठीक है, अब हमें दे क्या रखा है, bn+1 इज इक्वल टू 1/3 टू bn प्लस 1/25/bn², ये मुझे दे रखा है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ लिमिट लगा देते हैं इस पे। तो इस पे दोनों तरफ जैसे लिमिट लगाओगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या आएगा, bn+1, यहाँ पे 1/3, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी bn, और इसको सॉल्व करोगे तो ये 125 अपनी जगह रख लो, और नीचे की तरफ अगर आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेके जाओगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा bn²। तो ये ऐसा आ गया। ठीक है, अब सिंपल सा आपने जो अजम्पशन किया उस अजम्पशन को सोचो। आपने अजम्पशन क्या किया कि जो भी आपका सीक्वेंस है उसमें n का टर्म इन्फिनिटी है, और इन्फिनिटी तक जब उसको लेके जाओगे तो उसका रिजल्ट k आएगा। ठीक है, अब मैं अगर इस इन्फिनिटी में अगर एक टर्म और बढ़ा भी दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो रहेगा तो इन्फिनिटी ना। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे भी bn का टर्म है, वो यहाँ पे हो, वो यहाँ पे हो, या यहाँ पे हो, उस हर bn की टर्म की जगह आप इस k को रख दो, क्योंकि जब आपने bn को k माना है तो n तो आपका इन्फिनिटी चला ही गया ना। अब n+1 होगा, फिर अगर आप n की जगह इन्फिनिटी मानोगे तो भी ऑल ओवर सीक्वेंस में तो इन्फाइनाइट टर्म है ही, इसीलिए जहाँ जहाँ पे भी आपका ये टर्म है जो आपने सब्स्टिट्यूशन करना है उसको कर दो। तो इसकी जगह k इज इक्वल टू 1/3 2k प्लस 125/k², दिस इज k², दिस इज और रिजल्ट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये यहाँ से कितना आने वाला है, इसको अगर लेके जाओगे तो ये सीधा सीधा इधर जाके कितना हो जाएगा 3k, और 3k में से अगर आप 2k घटाओगे तो ये बचेगा k, तो यही बचेगा 1/25 k²। तो k³ का वैल्यू अगर 125 है तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, तो ये अपने आप में बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है। सीक्वेंस के जब भी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता क्या करना होता है, तो आप तो जो लिमिट पूछी है यहाँ पे n दिया हो या n+1 दिया हो, कभी मत कंफ्यूज होना, आप उसको एक फाइनाइट नंबर मान लेना। और फिर सिंपल सा तरीका बताऊं तो जहाँ जहाँ पे भी इस टर्म को लिखा हुआ है उसी की जगह उस फाइनाइट नंबर को रख देना, और रख के बस आपको क्या करना है, रख के उसे सॉल्व करना है। जैसे सॉल्व करोगे डायरेक्टली आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, और देखो वैसे तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिमिट के मैं और क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, आप टेंशन ना लो। अभी तो एक क्वेश्चन तो एक बार आपको दिखा देता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और अब आपको यहाँ पे दिया गया है, मान लो ये ब्रैकेट दिया गया है, यहाँ वाला ये ब्रैकेट लगा देता हूँ, दिस इज 1² x प्लस का 2² x, और ऐसा आपको दिया गया प्लस का n² x। ये आपको लिमिट निकालने के लिए बोला है। ठीक है, जहाँ पे और इसके अपोन में आपको दिया गया है n³। ठीक है, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में आपको क्या दे रखा है, इंटीजर्स जो है उनका स्क्वायर है और साथ में x दे रखा है, और वो किस में दे रखा है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर में दे रखा है। देखो ये सब के सब ग्रेटेस्ट इंटीजर में, और अपोन में आपको n³ दे रखा है। अब बोला है इसका वैल्यू बताओ क्या आएगा, तो ये अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे सोचोगे, तो इसके लिए आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर पूरा प्रॉपर्टी आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान है, नहीं तो लेके बैठे रहो। कैसे, हमें पता है कि किसी भी नंबर को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो अब इसका आपको यहाँ कॉमन है, तो इसका मतलब अगर मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर x दे रखा है तो उसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसका मतलब मुझे जो लिमिट दिया गया है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको अगर मैं सोचूं तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये मेरा सिग्मा टर्म है जिसमें r का वैल्यू 1 to n जा रहा है।
ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या दिया है, यहाँ मुझे आर स्क्वायर एक्स दिया है, मैं ऐसे सोचूं, और यहाँ पे अपॉन में क्या दिया है, एन क्यूब दिया है। ऐसा सोच सकते हैं, सोचने में क्या ही जा रहा है अपना, ठीक है। और फिर अब ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आ गया, इसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यानी यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैं इसको ऐसे ही तो लिखूंगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सिग्मा एज इट इज रहने दो एक बार, 1 to n, ठीक है। और यहाँ पे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले सिंपल एक्स, यानी यहाँ तो आ जाएगा आर स्क्वायर एक्स, और फिर माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर एक्स। तो ये ऐसा बनेगा, और अपोन में क्या आ रहा है, अपोन में आपके आर क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हट गया पूरा पूरा, ओके। अब इसको सॉल्व करो, देखो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो ये क्या हो रहा है, दोनों पे सिग्मा अलग अलग कर दो, तो यहाँ पे x करोगे तो r इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ आर स्क्वायर अलग चला जाएगा, और यहाँ पे सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, और ये फ्रैक्शनल पार्ट में आर स्क्वायर एक्स अलग से रह जाएगा, ठीक है। और अपोन में क्या आ जाएगा आपका, आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, नॉट आर क्यूब, दिस इज एन क्यूब, सॉरी, ये आपका एन क्यूब आ जाएगा। अब देखो आगे क्या होगा, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो दिस इज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ तो x आना ही आना है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, टर्म कितना है, n टर्म, तो यहाँ पे कितना आएगा, n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, यही आएगा। तो n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये वाला टर्म यहाँ पे बन जाएगा, और अपोन में इसके n क्यूब आ रहा है, ये वाला टर्म तो मैंने ये बना दिया माइनस। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो पहले सोचो, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे वैसे सिर्फ सोचो, ये है क्या, ये तो फ्रैक्शनल पार्ट x है। अब इस फ्रैक्शनल पार्ट x में आप रख क्या रहे हो, अरे रख तो इंटीजर रहे हो, देखो 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे इंटीजर्स ही तो हैं। तो अगर आप यहाँ पे इंटीजर्स रख रहे हो, तो इंटीजर को अगर आप सॉल्व करोगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिजल्ट में क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। अरे मैं अगर यहाँ बोल रहा हूँ मैंने 1 स्क्वायर एक्स रखा, ठीक है, तो चलो अब 1 स्क्वायर एक्स में 1 का स्क्वायर जो है ये इंटीजर है, तो इंटीजर का अगर आप क्या लेते हो, फ्रैक्शनल पार्ट लोगे तो जीरो ही तो आएगा, इसलिए दूसरा वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा ही जीरो हो जाएगा, तो इसको हटा दो, सिंपल। अब यहाँ एन क्यूब है, तो सोचो, अभी भी तो बताया आपको कि अगर मैं इसको सोचूंगा तो कैसे सोचूंगा, x बाय 6 तो मैं अलग कर लेता हूँ। अब देखो ये अगर न्यूमरेटर वाला पार्ट है तो n n और n, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास में 2n क्यूब आ रहा है, तो ऊपर 2n क्यूब आ रहा है और नीचे n क्यूब आ रहा है, उसके आगे क्या आ रहा है उसको छोड़ो, तो n क्यूब से n क्यूब चला जाएगा, एक 2 यहाँ पे और बच जाएगा, तो यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा x/3। तो अब आगे जो भी लिमिट्स हम पढ़ना चाह रहे हैं, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक या कोई भी लिमिट अगर अपन पढ़ना चाहेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपके लिए ये थ्योरम जरूरी है, सैंडविच थ्योरम। पहले इसको समझते हैं, देखो सैंडविच थ्योरम। तो देखिए सैंडविच थ्योरम का मतलब क्या है, सैंडविच थ्योरम का सिंपल सा मतलब ये है, देखो क्या होता है, काफ़ी बार हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन बनेगी कि जो भी हमें फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन का अपन लिमिट नहीं निकाल सकते, दिक्कत आएगी। तो हम क्या करेंगे, उसके अराउंड जो फंक्शंस हैं उनका लिमिट निकाल लेते हैं। इट इज जस्ट लाइक ए सैंडविच। सैंडविच का मतलब ऊपर नीचे ब्रेड रखा हुआ है, नीचे स्टफ लिखा हुआ है, तो हम सिंपल से क्या रखना चाह रहे हैं, हम बीच का स्टफ सॉल्व करना चाह रहे हैं बट यूज कर रहे हैं ऊपर नीचे वाले को। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। तो अगर हमारे पास ऐसा है कि इफ़ हमारे पास gx एक फंक्शन है जिसके लिए अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं, और ये एक ऐसा फंक्शन है जो क्या हो रहा है, जो fx और hx के बीच में आ रहा है, ठीक है, ये पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें हम बस सोच क्या रहे हैं कि जो भी आपका x आएगा उस x में सारी की सारी वैल्यूज आएंगे जो भी उसका डोमेन है, ठीक है। तो जो भी उसका डोमेन है उस डोमेन में सब कुछ आना चाहिए, बस क्या नहीं आना चाहिए, a नहीं आना चाहिए, क्योंकि a पे तो हम लिमिट निकाल रहे हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट ये नहीं बोल दोगे कि जो भी मेरी फंक्शन वैल्यू है वही लिमिटिंग वैल्यू है। तो हम ये बोल रहे हैं कि x जो है वो g के डोमेन में से जो आपको लेना वो ले लो, लेकिन a मत लो एक बार के लिए, क्योंकि a अगर उसके डोमेन में आ जाएगा तो लिमिट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो fx gx एक ऐसा फंक्शन है जो fx और hx के बीच में है, जिसमें x का वैल्यू g के डोमेन में कुछ भी ले लो बट a नहीं लेना, ठीक है। देन सिंपल से अपन क्या बोलेंगे, देन
और एक और खास बात, एंड पहले ये देख लो। अब अपन क्या कर सकते हैं, एफ एक्स का और एच एक्स का लिमिट निकाल सकते हैं। ये ऐसे दो फंक्शंस होने चाहिए, मतलब जी एक्स का लिमिट तो नहीं निकल रहा, चलो ठीक है, लेकिन क्या हम एफ एक्स और एच एक्स का लिमिट निकाल सकते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने बोला कि बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक्स टेंडिंग टू ए पे, क्योंकि ए यहाँ पे है नहीं, तो एक्स टेंडिंग टू ए पे एफ एक्स का लिमिट निकाला, और एक्स टेंडिंग टू ए पे एच एक्स का लिमिट निकाला, इन दोनों का लिमिट निकाला। और इन दोनों का जो लिमिट आया वो ऐसा आया कि बराबर तो आया ही आया, साथ में एक फाइनाइट नंबर आ गया। ठीक है, साथ में क्या आ गया, एक फाइनाइट नंबर आ गया। तो उस कंडीशन पे फिर अपन क्या कह सकते हैं, अगर ऐसा आ गया तो फिर अपन ये बोलेंगे देन जो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स आएगा वो भी किसके बराबर आएगा, के बराबर आएगा। दिस इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। या फिर इसे जैसे अगर आप ग्राफिकली समझना चाह रहे हो तो ग्राफिकली आप ऐसे समझो कि मेरे पास में एक फंक्शन है, लाइक दिस इज माय फंक्शन एंड आई वांट टू कैलकुलेट इट। मुझे इस फंक्शन को सॉल्व करना है जो जी एक्स है, और ये सॉल्व हो नहीं रहा। तो अगर ये सॉल्व नहीं हो रहा तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, दो फंक्शन और बना लो। तो आपने क्या किया, एक फंक्शन तो मान लो कुछ ऐसा बना लिया, और एक फंक्शन आपने कुछ कुछ ऐसा बना लिया। ठीक है, जिसमें से ये फंक्शन ऊपर की तरफ है, तो ऊपर वाला कौन है, एच एक्स है, तो इसको आपने एच एक्स बोल दिया, और इसको आपने क्या बोल दिया, एफ एक्स बोल दिया। ठीक है, तो किसी ना किसी पॉइंट पे ये कॉमन पॉइंट है, और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, लिमिट की बात करनी है। ये चीज़ें याद रखना, यही पॉइंट हमारा क्या है, ये एक्स इक्वल टू ए वाला पॉइंट है। तो हम जी एक्स का लिमिट निकाल रहे हैं जो नहीं निकल रहा, लेकिन उसके बदले हमारे पास दो फंक्शन ऐसे हैं कि जिसमें एफ एक्स है वो हमेशा जी एक्स से कम वैल्यू दे रहा है, और एच एक्स है वो हमेशा जी एक्स से ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, ये बराबर वैल्यू दे रहा है। तो उस कंडीशन पे अगर इन दोनों पे हमने लिमिट अलग से निकाला, हमने एफ एक्स का लिमिट भी निकाला और एच एक्स का लिमिट भी निकाला, दोनों का लिमिट अगर बराबर आया तो उस कंडीशन में जी एक्स का भी लिमिट वही होगा जो एफ एक्स और एच एक्स का है। दैट थ्योरम इज कॉल्ड सैंडविच थ्योरम। इसी थ्योरम को अपन क्या बोलते हैं, सैंडविच थ्योरम बोलते हैं। और अपने आप में ये थ्योरम काफ़ी पावरफुल थ्योरम है, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी बार जब क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते डायरेक्टली तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, सैंडविच थ्योरम से उसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे इसी के लिए मैं आपको एक आध एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, और ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस अपने को सॉल्व भी करने हैं तो ज़्यादा दिक्कत आएगा नहीं। आप इजीली क्या कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को अंडरस्टूड कर सकते हो, समझ सकते हो। जैसे कैसे, देखो जैसे मैं आपको एक सबसे सिंपल से क्वेश्चन, सिंपल तो काहेगा लेकिन ठीक है चलो समझने के लिए एक बार तो मैं इसको सिंपल बोल रहा हूँ। ठीक है, मान लो आपके क्वेश्चन दिया गया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और आपको दिया गया एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसको आपको सॉल्व करना है। हालांकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के मैं और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, टेंशन ना लो। अगर लेंगे सैंडविच थ्योरम अगर आपका क्लियर है तो आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है कि एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो अब अपन यहाँ से कैसे सोचेंगे, या नीचे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, डायरेक्टली सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल है, तो क्या करें। तो हम ऐसे नहीं सोच सकते, अरे अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में मैंने आपको एक रिजल्ट लिखवाया था और मैंने बोला था यार वेट करो, वो अभी तो काम नहीं आएगा लेकिन मैं इसे लिमिट में ज़रूर काम में लूँगा। ठीक है, और वो ये रिजल्ट था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का जो भी रिजल्ट आता है वो हमेशा एक्स माइनस वन से बड़ा और लेस देन इक्वल टू एक्स आता है, ये हमेशा होता है। अगर ये होता है ऐसा तो मुझे अब क्या करना है, मुझे पहले इस रिजल्ट को यूज, देखो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होंगे हम यही रिजल्ट यूज लेंगे। अभी मैं आपको एक आध क्वेश्चन करवा रहा हूँ, समझो आप तो। ठीक है, जैसे मुझे अगर इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करता हूँ, ये फंक्शन पहले कंस्ट्रक्ट करूंगा। तो इस फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अरे मेरे लिए जी एक्स ज़्यादा टफ नहीं है, मेरे लिए टफ ये है कि मैं एफ एक्स और एच एक्स कहाँ से निकालूँ। अगर मैंने एफ एक्स और एच एक्स निकाल लिया तो मेरा काम हो जाएगा। तो उसके लिए देखो ये हिंट नहीं मिल रही कि आपका एफ एक्स है और ये आपका एच एक्स है, आइडिया तो लग ही रहा है ना हम लोगों को। तो अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स पता चल गया तो क्या मैं वन अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स नहीं निकाल सकता। तो जैसे आप वन करोगे तो ये साइन तो बदल ही जाएंगे, यहाँ से वन अपॉन एक्स आ जाएगा और यहाँ से वन अपॉन एक्स माइनस आ जाएगा। बताओ आएगा नहीं आएगा। अब आपको एक्स और चाहिए, दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वन आ जाएगा, ये वन अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ यहाँ से एक्स से मल्टीप्लाई किया है तो ये आपका एक्स बन जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन बन जाएगा। अब देखो कितना आसान हो गया ना, लाइक हमें इसका लिमिट निकालना है
बट हम इसका थोड़ी निकालेंगे, हम तो इसका और इसका लिमिट निकालेंगे। यानी मेरे लिए अब यहाँ से कंडीशन क्या बन गई, कंडीशन ये बन गई है कि मेरा जी एक्स जो है वो x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, एफ एक्स है वो 1 है, और एच एक्स है वो x अपॉन एक्स माइनस 1 है। तो सबसे पहले अपन लिमिट सॉल्व करते हैं इन्फिनिटी पे, किसकी, एफ एक्स की। तो एफ एक्स तो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। अरे ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये तो 1 ही रहेगा, इसको क्या ही फर्क पड़ना है। फिर आप इसी लिमिट को सॉल्व करो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी एच एक्स के लिए, x अपॉन एक्स माइनस 1 के लिए। तो देखो ये भी तो 1 आ रहा है। अरे अभी तो इन्फिनिटी का लिमिट सॉल्व करना सिखाया है यार आपको। तो ये भी 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर मैं gx का लिमिट निकाल रहा हूँ और hx का लिमिट निकाल रहा हूँ, दोनों के दोनों क्या आ रही हैं, सॉरी fx और hx का लिमिट निकाल रहा हूँ, दोनों की दोनों क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो अगर ये दोनों की दोनों 1 है तो इसका मतलब ये भी 1 होगा, दैट्स ऑल। तो है ना कितना इंपॉर्टेंट था। मतलब जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही आप उसको मत करो, जो चीज़ आपको समझ में आती है आप उसको करो। तो उसको करने की वजह से आपका एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो और क्वेश्चंस करवा देता हूँ। देखो पहले सैंडविच थ्योरम समझो, इसका यूज भी है, मैं आगे की थ्योरम्स को बनाने के लिए इनका यूज लूंगा, और ये वैसे भी आना चाहिए। लाइक एक और ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन दे देते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू आपको इन्फिनिटी दिया है और ये अब आपको ऐसा दिया है। ये अपना क्वेश्चन, ठीक है, इसको अपने को सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है तो इसको फिर से अपन कैसे सोचेंगे, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर को अगर सॉल्व करना आ गया तो कितने भी हो यार सारे हो जाएंगे। तो आप एक बार एक के लिए सोचो, सिर्फ एक के लिए। तो अगर मैं इसको 1, इसको 2x, इसको 3x बोल रहा हूँ तो मैं जनरल किसी को भी nx बोल दूँ कि nx से कोई भी आ जाएगा। और अगर मैं nx ले रहा हूँ तो ये क्या आएगा, nx माइनस 1, और ये क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू nx। बस अब यहाँ पे आपको क्या करना है, n का वैल्यू 1 से लेके और n तक रखे जाने, आपको आपके डिफरेंट डिफरेंट लिमिट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, n का वैल्यू 1 रखा तो ये आ जाएगा, 2 रखा तो ये आ जाएगा, एंड सो ऑन, n रखा तो ये आ जाएगा। तो ये अभी ऊपर यूज किया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू क्या होता है, x माइनस 1 से x के बीच में होता है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट लगा दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको तो इन सबको जोड़ना है। ठीक है, तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो होगा क्या, सोचो। अरे मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि मुझे सिग्मा चाहिए, किसका सिग्मा चाहिए, एन एक्स का सिग्मा चाहिए, तो लेफ्ट साइड से भी सिग्मा चाहिए और राइट हैंड साइड से भी सिग्मा, क्योंकि मुझे ऊपर सम नहीं कर रहा, दिख रहा है। तो देखो होगा क्या, अगर आप पहले वाले को लिखोगे तो उसके अकॉर्डिंग सोचो। ठीक है, तो पहले वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखोगे तो ये x माइनस 1 आएगा, फिर n का वैल्यू 2 रखोगे ये 2x माइनस 1 आएगा, फिर n का वैल्यू 3 रखोगे ये 3x माइनस 1 आएगा, और ऐसा करते करते कहाँ तक आ जाएगा, nx माइनस 1 तक। अब मैं इन सबको ऐड कर रहा हूँ, तो मीन जब सबको ऐड करूंगा तो x तो सब में से कॉमन आ रहा है, दिख रहा है, और यहाँ से क्या आ रहा है, 1 से n, 1 to n नंबर का सम आ रहा है, और वन कितनी बार आ रहा है, n टाइम। तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि x तो मैंने सब में से कॉमन ले लिया और मैंने यहाँ सिग्मा n करके माइनस n कर दिया। बताओ अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। ठीक है, तो एक से ले यहाँ सब में से x कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या बचा, 1 से तक n तक नंबर का सम, जिसको अपन सिग्मा n बोल सकते हैं, और 1 कितनी बार आ रहा है, n बार, तो इसको मैंने माइनस n लिख दिया। तो ये वाला टर्म इधर वाला आ गया, और इस वाले को तो अब सीधा सीधा ही सॉल्व कर लेंगे, इसमें तो nx का ही तो सम है, तो x कॉमन ले लो और डायरेक्ट क्या लिख दो, सिग्मा n लिख दो। पता कोई दिक्कत आई इसको किसी में। तो मैंने क्या कर लिया, इसका न्यूमरेटर तो बना लिया, अब मुझे इसका डिनोमिनेटर और बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको n स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ। तो जैसे आपने n स्क्वायर को दोनों साइड में डिवाइड कर दिया, अब आपका परफेक्ट फंक्शन जो चाहिए, यानी ये अगर आपका फंक्शन जो आपको चाहिए, तो ये g बन चुका है। तो मुझे क्या करना है, इसको f की तरह ट्रीट करना है और इसको h की तरह ट्रीट करना है, और इसके लिए इसको निकालना है। तो मैं सबसे पहले f सॉल्व करता हूँ, फिर h सॉल्व करता हूँ। लिमिट मुझे दे ही रखा है, ये लो। तो देखो इसको सॉल्व करो, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x टाइम ऑफ सिग्मा n माइनस का n अपॉन ये n स्क्वायर है, ठीक है, ये अपॉन में n स्क्वायर आ गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x अपनी जगह रखो, सिग्मा n क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस का n अपॉन n स्क्वायर, यही आएगा। तो देखो इसको सॉल्व करो, अब क्या आएगा, अब मैं अगर इसका एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, इसको ऐसे लिख देंगे कि
एक्स एक बार यहाँ लिख देता हूँ, तो दिस इज एन स्क्वायर प्लस एन, ये माइनस का 2n आ जाएगा और अपॉन में ये 2n स्क्वायर आ जाएगा, इट इज जस्ट लाइक दिस। और ये आपका जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो क्या होगा, अब ऊपर नीचे इन्फिनिटी का लिमिट है तो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है x और यहाँ कितना है 2, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आने वाला है x/2, बाकी सारा 0 बन जाएगा। ठीक है, और ऐसे अगर आप दूसरे वाले फंक्शन को सॉल्व करोगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे x टाइम ऑफ सिग्मा एन अपॉन एन स्क्वायर, तो देखो ये भी क्या आएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्स अपनी जगह रखो तो एन इंटू एन प्लस 1/2 आएगा, उस 2 को मैं नीचे ले जाऊँ तो ये भी ऐसा ही आया। तो देखो यहाँ पे भी अगर आप इसको ऐसे ना लिख के अगर ऐसे लिखते हो एन स्क्वायर प्लस एन, तो x का हाईएस्ट पावर तो सेम आ गया ना, n का सॉरी, तो ऊपर x बच जाएगा नीचे 2 बच जाएगा। तो देखो क्या हुआ, ये आपका लिमिट किसका बना, fx का, ये आपका लिमिट किसका बना, hx का। तो fx का और hx का लिमिट देखो सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इसका मतलब जो इसका लिमिट आ रहा है वही लिमिट किसका आएगा, तो वही लिमिट आपका इस वाले पार्ट का आ जाएगा जो आपको निकालना था, सिग्मा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो भी कितना आएगा, वो भी x/2 आएगा। दैट इज क्वेश्चन। ठीक है, चीज़ें समझ आ रही है। तो सैंडविच थ्योरम से सिंपल सा क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस अगर हमारे पास में हैं तो उसको सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं आता, सीधा पकड़ा और उसको सॉल्व कर दिया। तो बताओ समझने में कोई दिक्कत। जैसे चलो एक और क्वेश्चन, क्योंकि ये मैं आपको करवाने वाला हूं तो मैं चलो इसको यहीं पे एक क्वेश्चन आपके डेमो के लिए और देता हूं, ताकि बाद में जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो आपको ये पता चले कि यार थ्योरम तो काम किए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन अपॉन एक्स अपॉन एक्स, तो अब मैं आपको एग्जैक्टली करवाने वाला भी यही हूँ, मैं साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट निकाल के दिखाने वाला हूँ और उसके लिए सैंडविच थ्योरम ही रिस्पॉन्सिबल होती है, इसीलिए पहले बता रहा हूँ। लेकिन फिलहाल मैं इसको किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, मैं एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब एक बात बताऊँ, अगर मैं साइन एक्स बाई एक्स को सॉल्व करता हूँ तो इसको अपन कैसे सोचेंगे, अपन अपने तरीके से सोचते हैं कि मुझे सॉल्व इसको करना है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि साइन एक्स तो मुझे पता ही है क्या होता है, -1 से 1 के बीच में आता है। बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या, वो तो प्री डिफाइंड है पहले से ही। अब मुझे x और चाहिए तो x मैं यहाँ ले लेता हूँ, एक x यहाँ पे आ जाएगा, एक x यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब देखो कितना आसान हो गया ना इसको कैलकुलेट करना। मुझे इसको कैलकुलेट करना, बट इसको कौन करेगा, इन दोनों को करो ना, ये ज़्यादा आसान है। तो आप सिंपल से क्या लिखो, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी -1/x को अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से रिजल्ट कितना आएगा, 0। और ऐसे ही लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x को सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आएगा, 0। जिसका मतलब दोनों बराबर आ रहे हैं और दोनों 0 आ रहे हैं, तो इसका रिजल्ट भी कितना आएगा, 0। तो हमने आसानी से क्या कर लिया, इसको रिजॉल्व कर लिया। तो सैंडविच थ्योरम का क्या अपना एक रोल है, और ये रोल ऐसी जगह पे तो हमेशा काम आता ही आता है। या फिर और भी क्वेश्चन है, जैसे चलो अभी मैं एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, उसका स्टैंडर्ड मेथड कुछ दूसरा है, वो हम इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, बट उसको भी अगर आप सैंडविच थ्योरम से सोचना चाहो तो कर सकते हो। जैसे देखो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस एन स्क्वायर, और इसको आपको लेके जाना प्लस n अपॉन n प्लस एन स्क्वायर। तो ये हम इंटीग्रेशन में करते हैं, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ लिमिट्स। जब आपके पास इन्फिनिटी का लिमिट हो और आपके पास इन्फानाइट टर्म्स हो तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ लेते हैं। वो बाद में बताऊंगा, वो तो इंटीग्रेशन का टॉपिक है। लेकिन फिलहाल अगर अपन इसको सैंडविच थ्योरम से सोचें तो अब इसको कैसे सोचेंगे, तो अगेन fx अपने पास, gx अपने पास है। आप तो ऐसा सोचो, एक बार लिमिट को सोचो, भूल जाओ लिमिट को। अब आपके पास में क्या है, आपके पास gx है, ठीक है। तो gx आपके पास क्या है, 1/1 प्लस एन स्क्वायर 1 दिस से लेके यहाँ तक। अब आपको यहाँ से क्या चाहिए, एक बार fx चाहिए और एक बार आपको hx चाहिए। अगर आपको fx और hx मिल गया, जिसका लिमिट निकालना मे भी आपके लिए ज़्यादा आसान हो, तो हम उसको पहले सॉल्व कर लेंगे, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इजी है ना। तो सबसे पहले उन चीज़ों को सोचो। तो देखो सोचने का तरीका क्या है कि अगर आपको इस तरह की वैल्यूज़ बनानी है जो आपके लिए यहाँ काम आनी है, तो आप क्या सोचोगे, आप ये सोचो कि सबसे पहले छोटे वाला फंक्शन बनाना है। तो अगर मैं छोटा फंक्शन बनाऊंगा जो इससे छोटा होगा तो वो कब बनेगा, तो देखो जो तरीका बता रहा हूँ उसको गौर से सुनना, नहीं तो आप ये लोग कह दोगे कि आप ही की बोला सर ये ऐसे कैसे आ गया। तो अब आपको ध्यान क्या देना है, देखो जो सेम है उसको भूल जाओ।
अगर आप इस पूरे के पूरे क्वेश्चंस को देखोगे तो अब आपको ये सॉरी यहाँ पे है ना, ये 2 है, ये वेरी हो रहा है 1 2 3 एंड अप टू एन, ठीक है। अगर आप इस पूरे क्वेश्चंस को देखोगे तो अब जो वेरी हो रहा है बस उस चीज़ पे दिमाग लगाओ, ठीक है, जो बदल रहा है सिर्फ उसको सोचो। तो अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो अपने लिए देखो क्या है, अगर मुझे इससे छोटा फंक्शन चाहिए, जो फंक्शन gx है इससे छोटा फंक्शन चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा कि यार ये जो टर्म वेरी हो रही है, ये जो टर्म वेरी हो रही है, ये वाली टर्म वेरी हो रही है, इसको मैं क्या करता हूँ n से रिप्लेस कर देता हूँ। अगर मुझे इससे जस्ट छोटा फंक्शन चाहिए तो हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, छोटा फंक्शन भी मिल जाएगा और वो आसान भी मिल जाएगा। कैसे, तो जहाँ जहाँ पे भी ये टर्म वेरी हो रहा है उस हर जगह पे आप क्या रख दो, आप वहाँ हर एक टर्म की जगह n रख दो, तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, वेट 1 अपॉन n प्लस एन स्क्वायर, दिस इज अगेन 2 ना, दिस इज 2, 2 अपॉन n प्लस एन स्क्वायर और फाइनली n अपॉन n प्लस एन स्क्वायर। तो हमें फ़ायदा क्या मिला, हमें फ़ायदा ये मिला कि हमने 1 अपॉन n प्लस एन स्क्वायर से यहाँ से कॉमन ले लिया और ये बना 1 से लेके n तक नंबर का सम, जो हमें पहले से पता है क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है। पता होता है नहीं होता, होता है। तो इसको अगर अपन सॉल्व करना चाहें तो क्या ये अपन सॉल्व नहीं कर सकते, ये फंक्शन तो मिल गया, इसको चाहो तो यहीं पे सॉल्व कर लो, ये n प्लस 1 बन गया और इसको आप क्या लिख सकते हो, n के साथ में n प्लस 1 लिखना चाहो तो यहीं पे आंसर सॉल्व हो जाएगा। देखो n के साथ में n प्लस 1 इसको लिख दो तो ये यहाँ क्या बच गया 1 अपॉन 2, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये मुझे कितना मिल गया 1 अपॉन 2 मिल गया। ये कौन मिल गया, ये fx मिल गया। अब मुझे किसको सोचना है, अब मुझे gx को सोचना है। अब मैं gx को सोचूंगा तो मुझे इससे बड़ा फंक्शन चाहिए, छोटा वाला फंक्शन तो निकाल लिया। अब अगर आपको बड़ा फंक्शन चाहिए तो अब इसी टर्म को जिसको अपन ने वेरी किया था, देखो बड़ी वाली टर्म के बराबर सबको रखोगे तो छोटा मिलेगा और छोटे वाले टर्म के बराबर सबको रखोगे तो बड़ा मिलेगा। तो अब जहाँ जहाँ पे भी टर्म वेरी हो रही है उन सबकी जगह छोटा वाला टर्म रिप्लेस कर दो। तो ये अब आपको ऐसे करना है, नीचे वाला टर्म जो आएगा वो सबका सेम कर दो, ये लो। तो इसको अब आप जैसे ही सॉल्व करोगे अगेन आपको क्या दिखने वाला है कि 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा और यहाँ से कितना आएगा n प्लस 1 अपॉन 2। तो इसको मैं एक बार क्लियर से लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर प्लस का n यहाँ पे आ जाएगा और 2n स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये लो लिख दिया। अब अपन लिमिट लगाते हैं fx पे और gx पे, और लिमिट क्या है इन्फिनिटी। तो आप सबसे पहले यहाँ लिमिट लगाओ, लिमिट आपके किसके ऊपर है, n के ऊपर, तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, पहले fx को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसको तो मैंने पूरा सॉल्व ही कर रखा है, तो ये तो 1/2 डायरेक्ट ही आ गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं hx की, दिस इज नॉट gx, दिस इज hx, क्योंकि gx तो हम निकाल रहे हैं। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज योर hx। तो hx को सॉल्व कैसे करोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस का n अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 2। तो इन्फिनिटी का लिमिट तो हमने सॉल्व कर ही लिया, ऊपर नीचे सेम है, तो ये भी कितना आएगा 1/2। तो देखो जो भी आपका fx और hx का लिमिट है वो बराबर आ रहा है, तो जो लिमिट इनका आ रहा है इसका मतलब अगर मैं gx को सॉल्व करूंगा इसी लिमिट पे जो मुझे दे रखा है, ठीक है, तो उसका लिमिट भी कितना आएगा, उसका वैल्यू भी 1/2 ही आएगा। दिस इज क्वेश्चन, तो है ना कितना आसान सा। तो सैंडविच थ्योरम को यूज करके आप इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। रीज़न क्या है, क्वेश्चन जब सॉल्वेबल फॉर्म में नहीं होते तो कैसे तो सॉल्व करें, सीधे सीधे सॉल्व हो नहीं रहे, तो जब सीधे सॉल्व नहीं होते तो घुमा फिरा के सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए बस हमें तरीका समझ में आ गया कि अगर हमें घुमा के भी सॉल्व करना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम उन्हें क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब आगे हमारे पास आता है, अगर हम लिमिट को सॉल्व करना है, समटाइम जब स्टैंडर्ड मेथड्स वर्क नहीं करते तो हम एक्सपेंशंस का यूज लेते हैं। तो ये एक्सपेंशंस वैसे भी आपको आनी चाहिए, तो आप सिंपल से क्या लिखोगे, इवेल्युएशन या इवेल्युएटिंग लिमिट यूजिंग एक्सपेंशन। यूजिंग एक्सपेंशन, ठीक है। तो जितने भी एक्सपेंशन हैं वो सारे आपको आने चाहिए। जैसे ये एक एक्सपेंशन तो मैंने अभी आपको लिखवा दिया कि 1 प्लस एक्स रेस टू पावर एन को अगर आपको एक्सपेंड करना है, जहां एन क्या होगा, कोई भी इंडेक्स होगा एक्सेप्ट इंटीजर, तो वो क्या आएगा 1 प्लस का एन एक्स प्लस का एन
n माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो ये तो आपको आता है, तो इट इज सफिशिएंट टू यू। सेकंड, दूसरा एक्सपेंशन आपका आता है ई रेस टू पावर एक्स। अब देखिए ये जितने भी एक्सपेंशंस बनते हैं ना, ये सारे कैलकुलस में बनते हैं, और इनको बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, दीज आर कॉल्ड टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज। तो टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज कैलकुलस का पार्ट होता है। अगर वो आपको समझ में आते हैं तो ये आपको पता चल जाएगा एक्सपेंशन बनते कहाँ से हैं। फिलहाल तो याद कर लो, वो बाद में मैं आपको बता दूंगा कहाँ से और कैसे बनते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा टास्क ये है कि ये एक्सपेंशन हमें आना चाहिए। तो ई रेस टू पावर एक्स को अगर अपन एक्सपेंड करते हैं तो ये इसका एक्सपेंशन होता है। ठीक है, ये चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब x की जगह अगर माइनस एक्स आ गया तो यू नो दैट वेरी वेल। अब आपको क्या करना है, जहां जहां x का पावर ऑड है वो नेगेटिव बन जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, फोर्थ। उसके बाद में e रेस टू पावर x के बाद में आता है आपके पास में e रेस टू पावर x। तो अगर आपको e रेस टू पावर x का एक्सपेंशन करना है तो दिस इज 1 प्लस लॉग e बेस a x। देखो इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ आपको। ई रेस टू पावर एक्स याद है ना, तो ई रेस टू पावर एक्स में क्या हुआ होगा, ई रेस टू पावर एक्स में ये रहा होगा कि जो एक्स का कॉफिशिएंट है उसके साथ में क्या आया है, उसके साथ में log ई आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये बेस भी ई है और यहाँ पे भी ई आता है, तो ये 1 बन गया। इसीलिए यहाँ पे इनके साथ में जो log वाला टर्म था वो 1 बन गया। लेकिन अब यहाँ पे ई ना होके ए आ गया, तो अब वो तो आएगा, तो यहाँ पे अब वो टर्म आपको पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे अब ये यहाँ आ गया x के साथ में, तो अगली बार में कितना आने वाला है, अगली बार में log ई ए का होल स्क्वायर आने वाला है, और साथ में आगे का टर्म एज इट इज रहेगा। जो आगे का टर्म वो नहीं बदलेगा। तो अब इसको कैसे ध्यान रखो कि ई रेस टू पावर एक्स वाला ही एक्सपेंशन है, साथ में ये log वाला टर्म आ रहा है। ऐसे अगर इसको मैं log यहाँ पे लिखूंगा ई ए, तो ये क्यूब आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो चलने दो इसको, ये होता है ई रेस टू पावर एक्स का एक्सपेंशन। माइनस तो आप कर ही लोगे, अगेन सेम। फिर फिफ्थ एक्सपेंशन आपका होता है लॉग का, लाइक आपको log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन करना है। तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो पावर्स हैं उसमें फैक्टोरियल्स नहीं आएंगे, एक तो ये ध्यान रखना, और पावर आपकी अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव होती है। और इसी में अगर आपको log में 1 माइनस एक्स दे दिया तो जो माइनस है अब वो भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, लाइक इसको इसको सॉल्व कर रहे, सॉरी, जो प्लस है वो भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि इवन पावर तो ऑलरेडी नेगेटिव है, ऑड पावर पॉजिटिव है। तो अगर आपने x की जगह माइनस एक्स रखा है तो जो ऑड पावर है वो भी नेगेटिव हो जाएगा, तो सारी की सारी एक्सपेंशन अब नेगेटिव आएगी। इट इज जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ log 1 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद देखो एक्सपोनेंशियल आ गया, लॉगरिथम आ गया, उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन, कॉस और टेन, इन तीनों का एक्सपेंशन आपको आना चाहिए। लाइक साइन एक्स अगर आप एक्सपेंड करते हो तो दिस इज एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स एस टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स एस टू पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो एक्स का पावर ओडी आएगा और अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और cos x को सॉल्व करोगे तो जो बच गया वो इसमें आएगा। तो क्या बच गया, इवन पावर बच गया, तो वो इवन पावर अब आप यहां से स्टार्ट कर दीजिए। ये आपका ऐसे चलेगा। ठीक है, और tan को अगर आप लिखोगे तो tan x का जो एक्सपेंशन होता है वो आपके पास होता है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 एक्स एस टू पावर 5। देखो tan में थोड़े पैटर्न्स थोड़े अलग होते हैं, इसलिए आगे की टर्म कभी काम नहीं आएगी। tan x को कभी भी अगर आप एक्सपेंशन में यूज लेते हो तो बस ये इतना ही आता है। अगर आगे का टर्म बनाना है तो उसके लिए आपको मैक्लॉरिन सीरीज को यूज करना पड़ेगा। फिलहाल लेकिन आपके लिए सफिशिएंट है इतना ही यूज होने। ठीक है, तो ये 9 एक्सपेंशन हैं जिनको आपको अच्छे से याद रख लेने, मतलब अगर आप अच्छे से समझते हो इनको तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करने और ये सीरीज अगर आपको आता है तो देखो क्वेश्चन काफ़ी इजी वे से आपके पास हो जाएंगे। जैसे मान लो क्वेश्चंस करते हैं कुछ, जैसे आपको दिया गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0, और आपको मान लीजिए ऐसा दिया गया ई रेस टू पावर x माइनस का 1 माइनस का x
अपॉन एक्स स्क्वायर, मान लो ये दिया गया, ठीक है। और अब बोला है बताओ इसको सॉल्व करके इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप सोचो, देखो पहले तो ये इंडिटरमिनेट बनना चाहिए, वो आपको कभी नहीं भूलना, वो तो बनना ही बनना है, उसके बाद अपन बाकी की चीज़ों को सोचते हैं। तो x की जगह 0 रखो, 0/0 बन रहा है, अब ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर हमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा, मान लो, वैसे तो मैं इसके फॉर्मूले भी करवाऊंगा, तो हम e रेस्ट टू पावर x को एक्सपैंड कर देते हैं। तो e रेस्ट टू पावर x का एक्सपेंशन अपन ने अभी भी पढ़ा, 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। आगे की नीड है नहीं, इसलिए लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इसमें x और x क्यूब स्क्वायर इतनी तो टर्म है। तो यहाँ 1 - का x अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 1 और x से तो ये दोनों कट गए, एक्स स्क्वायर से ये सब कट गया, तो बचा क्या, ओनली 1/2। आगे का सारा टर्म तो 0 हो जाएगा ना, तो उसको लिख भी लोगे तो भी क्या हो जाना है, तो वैसे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपको दिया गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे आपको दे दिया है साइन x माइनस का x अपॉन एक्स क्यूब, मान लो ये दे दिया, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करोगे तो अगेन लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो साइन x को एक्सपेंड कर दो, तो साइन x क्या होता है, x माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। आगे जाने की आवश्यकता है नहीं, क्यों, क्योंकि x और x क्यूब तक ही आपको टर्म्स दिए, उतना ही सीरीज एक्सपेंड करो जितना टर्म्स आपको दे रखा है, क्योंकि जो नहीं है वो तो वैसे भी 0 है, ठीक है। तो इस x से ये x चला जाएगा, इस x क्यूब से ये x क्यूब चढ़ जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस का 1/3 फैक्टोरियल, यानी माइनस का 1/6, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन तो जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये तो मैं चलो पूरा ही करवा देता हूँ, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 + x रेज टू पावर 1/x माइनस का e प्लस EX/2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपको सॉल्व करना है। तो देखो होने को तो ये रिजल्ट डायरेक्ट है, तो जो सीरीज मैंने 9 सीरीज लिखी हैं उसमें आप क्या करो, एक फॉर्मूला और ऐड कर लो, एक बार मैं बता दूंगा कैसे आया, लेकिन ऐड कर लो। तो आपको अगर ये सीरीज डायरेक्ट याद है कि 1 + x रेज टू पावर 1/x को अगर आप एक्सपैंड करते हो तो ये ऐसा होता है, e 1 + x/2 प्लस 11/24 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये सीरीज का डायरेक्ट एक्सपेंशन है। तो अगर ये एक्सपेंशन आपको डायरेक्ट याद है तो आपका काम हो जाएगा, इसको रखो और सॉल्व कर लो। लेकिन अब आप ये जानना चाहते हो कि नहीं सर हमें तो ये बताओ ये एक्सपेंशन भी कहाँ से आया, तो चलो अब ये पूरा एक्सपेंशन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये वाला। बट ये याद रख लेना, काफ़ी क्वेश्चंस में डायरेक्ट काम आता है, ठीक है। तो चलो, तो मुझे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बस मुझे इसी को सॉल्व करना है, बाकी तो सॉल्व हुए पड़े हैं। तो अब आपको क्या सॉल्व करना है कि x + 1 + x रेज टू पावर 1/x होता कितना है। तो इसको अपन कैसे सोचेंगे, तो इससे अपन e रेज टू पावर x की तरह सोचेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, e रेज टू पावर 1 + x, ठीक है। मतलब इसको अगर अपन सोचेंगे तो अपन इसको ऐसे सोचते हैं, e log e 1 + x रेज टू पावर 1/x सोच सकता हूँ। अरे a रेज टू पावर में अगर log a x होता है तो ये तो कैंसिल आउट होके x ही बचता है ना, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ x। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे e है, यहाँ पे भी e बना रहा हूँ, तो एग्जैक्ट तो यही है, बस मैं इसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको अपन कैसे लिखेंगे, e और ये 1/x आगे आ जाएगा, तो इस 1/x को आगे ले लो और ये कितना बन जाएगा, log e 1 + x, ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन 1 + x का log 1 + x का एक्सपेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो log 1 + x का एक्सपेंशन करो, कितना आएगा, e रेज टू पावर 1/x, ये तो एज इट इज आ ही गया, ठीक है। अब इसका एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस x² / 2 प्लस x³ / 3 माइनस एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये जो 1/x है ये अंदर ले जाओ, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, e रेज टू पावर 1 - x/2 प्लस x² / 3 माइनस एंड सो ऑन, ये ऐसा हो गया, ठीक है। और इसको अब अपन ऐसे लिख सकते हैं, e रेज टू पावर 1 इंटू e रेज टू पावर माइनस का x/2 प्लस का x² / 3 एंड सो ऑन, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये e तो अपनी जगह, अब अपन क्या करते हैं, इस पे e रेज टू पावर x का एक्सपेंशन लगा देते हैं, क्योंकि अपने लिए क्या है, ये तो पूरा का पूरा x ही है ना, तो यहाँ पे e तो आपका एज इट इज रह गया, और इस पे आप क्या करो, e रेज टू पावर x का एक्सपेंशन लगाओ, कितना होता है 1 + x + x² / 2 फैक्टोरियल। तो 1 + x क्या है, तो ये मेरे पास जो भी टर्म है
इस टर्म को मैं आगे की टर्म नीड नहीं इसलिए नहीं लिख रहा, तो 1 प्लस एक्स प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये टर्म ऐसे चलेगा। ठीक है, अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने में अब हमें जो टर्म चाहिए, देखो एक्स स्क्वायर तक ही चाहिए, आगे चाहिए ही नहीं। तो अगर आप, और क्वेश्चन में देखो चाहिए भी नहीं होती, रीजन देखो, इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो नीचे है एक्स स्क्वायर ही तो है। अगर मान लो यहाँ एक्स क्यूब होता या एक्स क्यूब की टर्म और होती तो मैं क्या करता, फिर मैं इसको और सॉल्व करके यहाँ पे एक्स क्यूब का टर्म और लेता और फिर मैं इसको और सॉल्व करता। ठीक है, अगर रिक्वायर्ड है तो, नहीं है तो अपन इसको सिर्फ इतना ही सॉल्व करते हैं। तो इसको अब कितना सॉल्व करेंगे, ये ई आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म तो ये 1 ही है, ये तो एज इट इज आ गया। उसके बाद में हम x के कोफिशिएंट्स को निकालते हैं। तो x के कोफिशिएंट में तो ये एक ही आएगा माइनस का x/2, क्योंकि इस पे तो स्क्वायर हो रहा है तो x स्क्वायर से स्टार्ट होगा, तो ये माइनस का x/2 आ गया। ठीक है, अब अपन एक्स स्क्वायर की बात करते हैं। तो देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात करूंगा तो यहाँ से कितना आएगा, 1/3 आएगा। और यहाँ से अगर आप x के कोफिशिएंट की बात करते हो तो यहाँ से भी तो x का कोफिशिएंट आएगा, तो x का कोफिशिएंट यहाँ से कितना आएगा, तो इसको स्क्वायर करो, तो x/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 1/4, और 1/4 को 2 से इंटू करोगे तो कितना आएगा, 1/8। तो एक 1/8 आपका यहाँ से आ जाएगा, और आगे जो चल रहा है उसको चलने दो। तो ये e आपको यहाँ मिल गया, ये 1 माइनस का x/2 और प्लस ये कितना आ गया, 11/24 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये अगर आपको एक्सपेंशन याद है, जो मैंने ऊपर लिख भी दिया, काफ़ी जगह ये यूज़ भी होता है, तो अब इसको डायरेक्ट याद रख लो। तो अगर ये डायरेक्ट याद है तो इस क्वेश्चन को मैं यही कर देता हूँ। देखो अब क्या आएगा, इसकी जगह ई 1 प्लस x/2 प्लस 11/24 एक्स स्क्वायर, ये तो अपने एज इट इज लिख दिया, सॉरी यही आएगा, एक्सपेंशन गलत नहीं है, वो तो आपके सामने पूरा सॉल्व किया हुआ पड़ा है ना। तो ये अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, तो इसको बस एक बार आप सही कर लेना इस रिजल्ट को। ठीक है, चलो तो ये क्या आएगा, 1 माइनस का x/2 प्लस 11/24, और ये कितना आएगा, देखो माइनस का e प्लस का x/2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और लिमिट आपका क्या है, x टेंडिंग टू 0। तो देखो e से e चला गया, x/2 से x/2 चला गया, 11/24 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, डायरेक्ट 11/24। ठीक है, तो इस रिजल्ट को अब आपको याद रखोगे तो बस वो गलती से मैंने लिख दिया, वो माइनस ही आएगा, 1 माइनस x/2 आएगा, प्लस नहीं आएगा। तो इस तरह से अगर आपको कभी भी कोई एक्सपोनेंशियल की हेल्प से या एक्सपेंशन की हेल्प से कुछ सॉल्व करना हो तो इतना तो देखो आपको आना ही चाहिए। ठीक है ना।